हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं SM स्टूडियो, जहां मिलती है रिबॉर्न, लव, रिवेंज और ज़िंदगी के अनकहे सच से जुड़ी कहानियां। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आइए हम कहानी शुरू करते हैं। हालांकि एक उचित योजना थी, पहाड़ के नीचे बाढ़ का पानी अभी तक कम नहीं हुआ था और पेंग वान काउंटी मजिस्ट्रेट की तलाश के लिए पहाड़ से नीचे जाने में असमर्थ थे। इस स्थिति का सामना करते हुए वह केवल धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकता था और आशा कर सकता था कि बाढ़ जल्द ही कम हो जाएगी। उन्होंने झिरन ने कल रात पर्याप्त हर्बल दवा खरीदी थी, इसलिए चीजें इस तरफ तय हो गईं। उसने ग्रामीणों के लिए दवा उबालना जारी रखने की व्यवस्था करने की योजना बनाई। वह नहीं जानती थी कि ग्राम प्रधान लियू ने कुछ चूक होने दी है या नहीं, लेकिन उन ग्रामीणों को उनके प्लेग संक्रमण के बारे में पहले से ही पता था। इस समय ग्रामीण भावनात्मक रूप से कुछ हद तक उत्तेजित थे और गुफा में रहकर मरने का इंतजार भी नहीं करना चाहते थे। वे यहां से भागने को बेताब थे। हालांकि ग्राम प्रधान लियू का दिमाग अभी भी अपेक्षाकृत स्पष्ट था। उन्होंने भी हे झिरन की बातों पर विश्वास किया और उन लोगों को उसकी सहमति के बिना बाहर आने की अनुमति नहीं दी। हालांकि वे ग्रामीण इतने भयभीत हो गए थे कि वे अपना सारा विवेक खो बैठे थे। अकेले ग्राम प्रधान लियू की ताकत से वह उन्हें कैसे रोक सकता था। वह झिरन और मो जियुए गुफा के मुहाने पर आए। उनकी आंखों के सामने वह दृश्य था जिसमें ग्रामीण ग्राम प्रधान लियू को एक तरफ धकेल रहे थे और बाहर भाग रहे थे। मो जियुए चिल्लाया, हर कोई अभी भी खड़ा है। प्रमुख ग्रामीण चौंक गया, फिर उसने अपने हाथ में कुल्हाड़ी उठाई और उसे मो जियुए पर 2 बार लहराया। अगर तुम मरना चाहते हो तो यहीं रहो, हमें मत रोको। मो जियुए संभवतः इन ग्रामीणों को कैसे जाने दे सकते थे। वह गुफा के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह झीरन भी उसके पास आकर खड़ा हो गया। जोड़े ने गुफा के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। प्रमुख ग्रामीण केवल मो जियुए को कुल्हाड़ी से डराना चाहता था। अब जब उन्होंने प्रवेश द्वार अवरुद्ध कर दिया तो उसने अपनी उठी हुई कुल्हाड़ी को गिरने देने की हिम्मत नहीं की। इसलिए दोनों पक्ष लगभग 30 सेकंड तक स्थिर रहे। पेंग वांग ने भी यहां हंगामा सुना। उन्होंने यमीन धावकों को प्रवेश द्वार अवरुद्ध करने के लिए प्रेरित किया और साथ ही साथ अपने कृपाण भी निकाल दिए। यह देखकर कि दूसरे पक्ष के पास हथियार थे, ग्रामीणों ने तुरंत अपनी पिछली गति खो दी। सर, कृपया हमें जाने दीजिए। हम अभी मरना नहीं चाहते। वह झिरन आगे बढ़ा और स्पीकर के सामने खड़ा हो गया। किसने कहा कि हम तुम्हें मरने दे रहे हैं? एक ग्रामीण ने कटुतापूर्वक कहा, हम में से कुछ लोग पहले ही प्लेग से संक्रमित हो चुके हैं। अगर हम यहां से नहीं गए और सरकार को पता चल गया तो वे निश्चित रूप से हमें बंद कर देंगे और जिंदा जला देंगे। यह सुनकर झिरन ने धैर्यपूर्वक पूछा, क्या आप सभी ने कल रात दवा नहीं पी थी? यह समझ में नहीं आया कि वह क्यों पूछ रही थी। ग्रामीणों ने एक सुर में सिर हिलाया। थे झिरन ने ली टाइजू की ओर इशारा किया, जिसका समर्थन उसकी पत्नी कर रही थी। सभी को सच बताओ, क्या तुम्हारी शारीरिक स्थिति कल की तुलना में अब बहुत बेहतर नहीं है? ली टाइजू ने सहजता से अपने जबड़े के नीचे की स्थिति को छुआ। यहाँ सूजन वास्तव में कम हो गई है। फिर उसने झिरन ने अन्य ग्रामीणों की ओर देखा जिनमें पहले लक्षण दिखे थे। आप सभी के बारे में क्या? क्या कल बुखार और उल्टी के लक्षण कम हो गए हैं? कुछ लोगों ने जोर से सिर हिलाया। दवा पीने के बाद से मुझे दोबारा उल्टी नहीं हुई है। थोड़ा चक्कर आने के अलावा मेरे अन्य लक्षण भी खत्म हो गए हैं। उसने झिरन ने सिर हिलाया और भीड़ को फिर से स्कैन किया। क्या आपने सुना? जो लोग संक्रमित हुए हैं उन्होंने मेरी दवा खाई, उनके लक्षणों में सुधार हुआ है। इस स्थिति को देखते हुए जब तक आप दवा लेते रहेंगे, मैं गारंटी देता हूं कि आप 3 दिनों के भीतर पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। आपने प्लेग की गंभीरता के बारे में तो सुना ही होगा। जो कोई भी इसे पकड़ लेता है उसके बचने की कोई संभावना नहीं होती। यदि तुम मरना नहीं चाहते तो आज्ञाकारी रूप से यहीं रहो और औषधि लेते रहो। निस्संदेह, यदि आप जाने पर जोर देते हैं तो मैं आपको तब तक नहीं रोकूंगा जब तक आपको इसका पछतावा न हो। थे झिरन की बातें सुनने के बाद ग्रामीण झिझके। उसने जो कहा वह समझ में आया। यहाँ तक अगर वे यहाँ से भाग भी गए तो उन्हें इलाज मुहैया कराने वाला कोई नहीं था। रहने के लिए जगह तो दूर, फिर भी यह मौत ही होगी। जल्द ही कुछ लोगों को यह तर्क समझ में आ गया। मैं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं मरना पसंद करूंगा। कम से कम यह अभी भी मेरे गृहनगर में है। मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं इस बीमारी को और अधिक लोगों तक नहीं फैला सकता। ग्राम प्रधान लियू ने अवसर का लाभ उठाते हुए उन्हें कुछ और समझाने का प्रयास किया, इससे पहले कि ग्रामीण अंततः होश में आते और गुफा में लौट आते। उन्होंने झिरन ने जड़ी बूटियों को ग्राम प्रधान लियू को सौंप दिया और उनसे लोगों के लिए दवा का काढ़ा जारी रखने की व्यवस्था करने को कहा।
यहाँ हंगामा छोटा नहीं था, इसलिए निर्वासित अपराधियों और यमीन धावकों को भी प्लेग के बारे में पता चला। सबसे पहले उन ग्रामीणों की तरह वे बेहद भयभीत थे। धीरे धीरे पेंग वांग और मो जियुए के समझाने पर उन्होंने धीरे धीरे इस जगह से भागने का विचार छोड़ दिया। मो परिवार की नजर में वे जीवन और मृत्यु के एक महत्वपूर्ण क्षण तक पहुंच चुके थे। इस समय परिवार को एकजुट होना चाहिए और मो जियुए और हे झिरन का और भी अधिक समर्थन करना चाहिए। भाभी और मो हेंग्यू ने हे झिरन को घेर लिया। भाभी, मृत्यु में भी परिवार के साथ रहने में सक्षम होने से मुझे कोई डर नहीं है। अगर आपको किसी चीज में मदद की जरूरत है तो बस मुझे वह करने का आदेश दें। यह सही है भाभी, हम मो परिवार के सदस्य डरते नहीं हैं। अगर आपको मदद की जरूरत है तो बस बोलें। वह झिरन एक बार फिर अपने परिवार के समर्थन से प्रभावित हुई। वह मुस्कुराई और सभी को आश्वस्त किया। भाभी, हेनेग्यू, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी दवा न केवल प्लेग का इलाज करती है बल्कि संक्रमण को भी रोकती है। आप सब इसे पहले ही ले चुके हैं। मेरा मानना है कि संक्रमण की संभावना बहुत कम है। हे झिरन के शब्दों से सभी ने राहत की सांस ली। साथ ही वे खुद को बेहद भाग्यशाली महसूस कर रहे थे कि नौवे भाई ने अपने निर्वासन से पहले इतनी सक्षम पत्नी से शादी की थी। परिवार उत्साही था और वास्तव में मदद करना चाहता था, लेकिन हे झिरन के पास वास्तव में इस समय उनके लिए करने के लिए कुछ नहीं था। उसने धीरे से सभी को जाने के लिए मना लिया, इससे पहले कि वह पीछे मुड़कर देखती कि मो जियुए लापता है। उसने झिरन को केवल यह सोचा कि वह कहीं शौच के लिए गया है और उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आधे घंटे बाद जब दवा का काढ़ा तैयार किया गया और वितरित किया गया तब तक मो जियुए कई तीतर और खरगोशों को लेकर वापस नहीं आए। वह झिरन को अचानक समझ आया कि यह आदमी शिकार करने गया है। कौशल होने से फर्क पड़ा। महज आधे घंटे में वह इतना शिकार करने में सफल रहा। दुर्भाग्य से इतने सारे लोगों के यहाँ शरण लेने के बावजूद मो जियुए जो लेकर आए उसे केवल बाल्टी में एक बूंद के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ऐसे समय में उन्हें थोड़ा स्वार्थी होना पड़ा और दूसरों के बारे में सोचने से पहले अपने परिवार को अपना पेट भरने देना पड़ा। मो जियुए ने भी ऐसा ही सोचा। यही वजह है कि उन्होंने जो खेल लाया था उसे सीधे अपनी भाभीियों को भूनने और परिवार के साथ साझा करने के लिए दे दिया। पेंग वांग और ग्राम प्रमुख लियू लगभग एक ही समय में मो जियुए के पास आए। इस समय दोनों व्यक्तियों के चेहरे पर याचना के भाव थे। भाई, मैं जानता हूं कि तुम सक्षम हो। क्या तुम फिर से शिकार के लिए बाहर जा सकते हो? बोलते बोलते उसके शब्द पिछड़ गए, लेकिन उसे कहना पड़ा। भूख से न मरने के लिए वे केवल मो जियुए से मदद मांग सकते थे। ग्राम प्रधान लियू ने मो जियुए की ओर विनती भरी दृष्टि से देखा। उम्मीद थी कि वह पेंग वांग के अनुरोध पर सहमत होगा ताकि वह लूट का माल भी साझा कर सके। मांस खाने की उम्मीद किए बिना कम से कम वे ऐसे समय में कुछ चिकन शोरबा पी सकते थे। मो जियुए की क्षमताओं के साथ सामान्य परिस्थितियों में पहाड़ों में आकस्मिक रूप से किसी खेल का शिकार करना कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि आज स्थिति विशेष थी। फिसलन भरे रास्तों का तो जिक्र ही नहीं। उसे नहीं पता था कि यह भारी बारिश के कारण था, लेकिन जब उसने आगे जाने के लिए अपने हल्केपन के कौशल का उपयोग करने की कोशिश की तो उसे केवल ये कुछ तीतर और खरगोश ही मिले। हालांकि ही झिरन ने व्यक्तिगत रूप से मो जियुए को शिकार की तलाश करते समय आने वाली कठिनाइयों का गवाह नहीं बनाया, वह वर्तमान माहौल से यह निष्कर्ष निकाल सकती है कि भारी बारिश के बाद शिकार करना आसान नहीं था। यह देखकर कि मो जियुए मना करने ही वाली थी, उसने तुरंत हस्तक्षेप किया। पति, औषधीय जड़ी बूटियां खत्म हो रही हैं। यदि आप शिकार करने जाते हैं तो आप रास्ते में कुछ इकट्ठा भी कर सकते हैं। मो जियुए की उसके बारे में समझ के आधार पर वह जानता था कि उसके शब्द निश्चित रूप से केवल जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के बारे में नहीं थे। इसलिए वह जो इनकार करने वाला था उसे तुरंत वापस निगल लिया गया। ठीक है, अब चलते हैं। यह देखकर कि मो जियुए ने मना नहीं किया, पेंग वांग ने सहज रूप से मान लिया कि वह उसके अनुरोध पर सहमत हो गया है। आखिरकार अब उसे इन दोनों लोगों पर पूरा भरोसा था और उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वे भाग जाएंगे। मो जियुए ने उसे फिसलन भरे पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए पहाड़ तक पहुंचाया, जो हे झिरन के लिए एक बड़ी चुनौती थी, जिसके पास हल्केपन का कोई कौशल नहीं था। सौभाग्य से मो जियुए द्वारा पूरे रास्ते उसका हाथ पकड़े रहने के कारण हे झिरन फिसली नहीं। एक आधुनिक आत्मा के रूप में उन्होंने झिरन ने दोनों के बीच शारीरिक संपर्क पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मो जियुए अलग थे। वह आगे बढ़ गया और उसका चेहरा कभी कभी गर्मी से लाल हो जाता था और उसके दिल की धड़कन उसके नियंत्रण से परे तेज हो जाती थी। यह पहली बार नहीं था जब मो जियुए ने हे झिरन के साथ शारीरिक संपर्क के बाद इस तरह महसूस किया था और उसे इसे गंभीरता से लेना पड़ा।
जब वह सैन्य शिविर में थे तो उन्होंने अपने विवाहित सहकर्मियों को यह कहते सुना था कि जब वे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसे वे पसंद करते हैं तो उनकी हृदय गति बढ़ जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह हे झिरन को पसंद करता हो? मो जियुए ने इस भावना को अस्वीकार नहीं किया, इसके विपरीत उसे यह काफी पसंद आया। यह मन में रखते हुए उसने अनजाने में हे झिरन के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मो जियुए का चेहरा देखने में असमर्थ, हे झिरन ने सोचा कि उसकी हरकतें केवल उसकी बेहतर सुरक्षा के लिए थी। थोड़ा घबराए हुए लेकिन सुखद मूड के साथ मो जियुए हे झिरन को एक विशाल स्थान पर ले गया। वह जानता था कि जीरन का उसके साथ बाहर आने का मुख्य उद्देश्य वास्तव में जड़ी बूटियां इकट्ठा करना नहीं था। यह देखकर कि उसने रुकने का कोई इरादा नहीं दिखाया, मो जियुए ने धीरे से पूछा, तुम कहाँ जाना चाहती हो? कहाँ जाए? उसने झिरन के मन में कोई विशेष गंतव्य नहीं रखा था। मो जियुए का अनुसरण करने का मुख्य कारण ताओबाओ में कुछ सामान खरीदना था। आसपास का नजारा देखा तो काफी सुखद लगा। यदि कल रात भारी बारिश नहीं होती या यह तथ्य नहीं होता कि वे दोनों निर्वासित अपराधी थे, तो वह वास्तव में यहीं रहना चाहती थी और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेना चाहती थी। हालांकि अभी उसे व्यावहारिक होने की जरूरत है। हालांकि वह अब मो जियुए से बहुत सी चीजें नहीं रखती थी, लेकिन वह उसके सामने जादुई करतबों की तरह दिन के उजाले में वस्तुओं को अंतरिक्ष से बाहर नहीं ले जा सकती थी। क्या होगा यदि आप टहलने जाएं और किसी शिकार की तलाश करें? मैं यहाँ रुकूंगा और तैयारी करूंगा और फिर मैं आपको वापस बुला लूंगा, यह कैसा रहेगा? मो जियुए को शिकार की तलाश करवाना तो एक बहाना था। रास्ते में उन्हें शिकार का कोई निशान नहीं दिखा, उसने झिरन को बस उसे दूर रखने के लिए एक आकस्मिक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया। मो जियुए ने स्वाभाविक रूप से उसके विचारों को समझा। ठीक है, मैं और दूर चला जाऊंगा। अगर तुम्हें कोई खतरा दिखे तो चिल्ला देना। ठीक है, चिंता मत करो। अगर कोई खतरा होगा तो मैं निश्चित रूप से मुझे बचाने के लिए तुम्हें वापस बुलाऊंगा। मो जियुए ने ऊपर की ओर चलना जारी रखा, अपना सिर 3 बार घुमाया, इस उम्मीद में कि हे झिरन उसे रुकने के लिए कहेगा। हालांकि हे झिरन ने उसे रुकने के लिए कुछ नहीं कहा। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक मो जियुए की आकृति गायब नहीं हो गई। हे झिरन पेड़ों के घने झुरमुट के नीचे आ गया और जल्दी से ट्रांस जैसी स्थिति में प्रवेश कर गया। उसने अपना फोन निकालकर उन लोगों के लिए एक दिन के लायक जड़ी बूटियां खरीदी। इसके अतिरिक्त शिकार पर मो जियुए के साथ जाने के लिए उसने मांस के लिए 10 जीवित खरगोश खरीदे। भविष्य में जंगली मुर्गियां एक संरक्षित प्रजाति बन गईं, इसलिए उन्हें ताओबाओ पर नहीं बेचा गया। हालांकि जंगली मुर्गी के अंडे उपलब्ध थे। हालांकि जंगली मुर्गी के अंडे नियमित मुर्गी के अंडे की तुलना में अधिक महंगे थे, कम से कम वे प्राप्य थे। सब कुछ तैयार होने के साथ वह झिरन उस दिशा में चिल्लाया जिस दिशा में मो जियुए निकला था। मो जियुए, मैं तैयार हूं। वह लगातार 2 बार चिल्लाई लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वह जीरन चिंतित हो गया और उसे खोजने के लिए पहाड़ी पर चला गया। जैसे ही वह 100 मीटर से भी कम चली थी, उसे एक परिचित आकृति दिखाई दी। मो जियुए अपने कंधे पर एक जंगली पहाड़ी बकरी लेकर उसकी ओर आ रहा था। उसने हे जीरन की आवाज सुनी थी, लेकिन वह पहाड़ी बकरी को पकड़ने के बीच में था। उसे डर था कि आवाज करने से वह डर जाएगी, इसलिए उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। बकरी के पकड़े जाने के बाद मो जियुए ने देर तक रुकने की हिम्मत नहीं की। उसने बकरी को अपने कंधे पर उठाया और हे झिरन की दिशा में तेजी से चल दिया। मो जियुए के कंधे पर पहाड़ी बकरी को देखकर झिरन को थोड़ा अफसोस हुआ। अगर उसे पता होता कि वह एक पहाड़ी बकरी पकड़ सकता है, तो उसने ताओबाओ से भी एक बकरी खरीद ली होती। मो जियुए पहले ही उसके पास आ चुका था और एक पल की झिझक के बाद उसने शांत होने का नाटक किया और उसका हाथ पकड़ लिया। चल दर जीवित खरगोशों को देखकर मो जियुए कुछ हद तक चौंक गए। वह अपने कौशल से इतने सारे जंगली खरगोशों को भी नहीं ढूंढ सका, तो हे झिरन ने इसे कैसे प्रबंधित किया? क्या ऐसा हो सकता है कि ये खरगोश भी उसके जादुई खजाने से आए हों? लेकिन जल्द ही उसने खुद को समझाने के लिए अपने पिछले तर्क का इस्तेमाल किया कि ये ऐसे रहस्य थे जिनका पता नहीं लगाया जा सकता था। अपने विचारों को सुलझाते हुए मो जियुए को कुछ शाखाएं मिली और उन्हें लताओं के साथ जोड़कर एक बेड़ा बनाया। उन दोनों ने पूरी तरह भरी हुई नाव को वापस गुफा तक खींच लिया। जब पेंग वांग ने ये चीजें देखी तो उनकी आंखें चमक उठी। भैया, भाभी, आपने कड़ी मेहनत की है। इस विशेष अवधि में सभी को भूखा रहने से बचाने में सक्षम होना आपके लिए ही धन्यवाद है। मो जियुए और हे झिरान दोनों को श्रेय से कोई आपत्ति नहीं थी। अब उनकी सबसे बड़ी उम्मीद यह थी कि पूरा परिवार सुरक्षित रूप से उत्तर पश्चिम पहुंच जाए। पेंग बिग ब्रदर, आप बहुत विनम्र हैं। यह हमारी ओर से बस एक छोटा सा प्रयास था।
मो जियुए ने कुछ विनम्र शब्दों का आदान प्रदान किया और फिर जंगली पहाड़ी बकरी, 2 खरगोश और कुछ जंगली मुर्गी के अंडे लेकर चले गए, साथ ही हे झिरन को भी अपने साथ खींच लिया। जहां तक खेल की बात है, पेंग वांग इसकी देखभाल करेंगे। खेल को संभालने के लिए नंद भाभी ने पहल की, हालांकि वे अभी भी थोड़ा झिझक रही थी, फिर भी डटी रही। नौवे भाई और नौवीं भाभी ने पहले ही सभी के लिए बहुत कुछ किया था, और उन्हें बोझ साझा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना था। पेंग वांग अन्य परिवारों और ग्रामीणों को भोजन वितरित करने के लिए जिम्मेदार था। हालांकि यह उतना प्रचुर नहीं था जितना मो परिवार के पास था, फिर भी किसी ने शिकायत नहीं की। ऐसे समय में मो जियुए और उनकी पत्नी के बिना वे या तो भूख से मर जाएंगे या बीमारी से मर जाएंगे। वे इसे ठीक से व्यक्त करने के लिए भी बहुत आभारी थे। यहाँ तक हे परिवार, जो मो जियुए के प्रति नाराजगी रखता था, ने भी अपनी दुश्मनी को काफी हद तक कम कर लिया था। उन्होंने जियुआन ने अपना आभार व्यक्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से मो जियुए से भी संपर्क किया। हे झिरान और मो जियुए दोनों बता सकते थे कि हे जियुआन के अब उनके प्रति मैत्रीपूर्ण इरादे थे। हालांकि भरोसा रातों रात नहीं बनता और वे किसी से भी दोस्ती नहीं कर सकते। मो जियुए ने केवल स्वीकारोक्ति में सिर हिलाया, जिससे हे जियुआन की कृतज्ञता को स्वीकार करने का संकेत मिला, और उसके साथ आगे की बातचीत बंद कर दी। 1 घंटे की व्यस्तता के बाद मैडम मो घर की अन्य महिलाओं के साथ आखिरकार मो जियुए द्वारा वापस लाए गए जंगली खेल को तैयार करने में कामयाब रही। मो जियुए ने पहले से ही एक खुली जगह पर अलाव स्थापित कर लिया था। ऐसे माहौल में जंगली खेल को भूनना खाना पकाने का सबसे सुविधाजनक तरीका था। बेशक, अगर वे चाहते थे कि इसका स्वाद अच्छा हो, तो उन्हें अभी भी हे झिरन के पाक कौशल की आवश्यकता थी। मोहिस्टो ने खुशी से जंगली बारबेक्यू खाया। टी झिरन ने ली टाइजू को एक और एक्यूपंक्चर उपचार देने के लिए भी समय लिया। जिन लोगों के पास मूल रूप से भागने का विचार था, उन्होंने ली टाइजू के स्पष्ट सुधार को देखने के बाद उस विचार को छोड़ दिया। यह देखकर कि पास की जमीन पर जमा पानी कम होता जा रहा है, पेंग वांग ने झांग क्विन को 2 लोगों के साथ पहाड़ से नीचे देखने के लिए भेजा। यदि बाढ़ कम हो गई होती, तो वे कल सुबह जल्दी ही अपने रास्ते पर चले जाते। इस यात्रा से उनके यात्रा समय में बहुत देरी हो गई थी। यदि वे गति नहीं बढ़ाते, तो उन्हें डर था कि वे निर्धारित समय के भीतर कैदियों को उत्तर पश्चिम में नहीं पहुंचा सकेंगे। झांग क्विन के लोगों के साथ चले जाने के लगभग 1 घंटे बाद वह हाँफते हुए वापस भागा। बॉस, पहाड़ के नीचे का पानी लगभग पूरी तरह से कम हो गया है। मैंने कोशिश की, सबसे गहरी जगह मुश्किल से मेरे घुटनों से आगे बढ़ी। इसके अलावा डोनफैन काउंटी के मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत रूप से आपदा राहत के लिए लोगों को यहां लाए थे। उन्होंने पहले ही पानी में से कुछ लाशें बचा ली हैं। जब उन्होंने सुना कि डोनफैन काउंटी के मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत रूप से आपदा राहत के लिए आए थे, तो पेंग वांग ने हे झिरन के सुझाव के बारे में सोचा। वह यह कि यदि इन लाशों का समय पर दाह संस्कार न किया जा सका, तो इससे आसानी से प्लेग फैल सकता है। ये सोचकर पेंग वांग को लगा कि उन्हें खुद जाकर मजिस्ट्रेट से इस मामले पर बात करनी होगी। आखिरकार उसने हे जिरान से यह सुना था, इसलिए पेंग वांग ने उसे और मो जियुए को अपने साथ वहां ले जाने का फैसला किया। यहाँ चीजों की कुछ सरल व्यवस्था करने के बाद वे तीनों तेजी से पहाड़ से नीचे उतरे। पहाड़ की तलहटी में उनकी नजर जिस पर पड़ी वह अस्त व्यस्त था। भीषण बाढ़ में गांव के घर पूरी तरह बह गए थे। गंदे पानी में 1 दर्जन से ज्यादा लाशें पड़ी थी। इसके अलावा आम लोगों के घरों का कुछ सामान भी था जो बाढ़ के कारण हर जगह बह गया था। कुछ दूरी पर मजिस्ट्रेट की आधिकारिक पोशाक में एक युवक अधीनस्थों के एक समूह को उन लाशों को ऊंचे स्थान पर ले जाने का निर्देश दे रहा था। जब वह झिरन और अन्य लोग उस मजिस्ट्रेट को देख रहे थे, तो मजिस्ट्रेट की नजर भी उनकी ओर चली गई। यदि पेंग वांग ने आधिकारिक कपड़े नहीं पहने होते, तो उन्होंने सोचा होता कि ये कुछ पास के जीवित आम लोग थे। मजिस्ट्रेट ने अपने अधीनस्थों को आदेश दिया, फिर पानी के माध्यम से उनकी ओर बढ़ गया। पेंग वांग के पक्ष के लोग भी बारी बारी से उनसे मिलने गए। जब दोनों पक्ष बहुत दूर नहीं थे, मजिस्ट्रेट और पेंग वांग ने एक ही समय में एक दूसरे को पहचान लिया। एक परिचित से मिलकर पेंग वांग बहुत उत्साहित थे। क्या वह मेरा छोटा भाई मेंग है? मेंग हुआइनिंग ने पेंग वांग की ओर अपनी मुट्ठी पकड़ ली। भाई पेंग, बहुत दिनों से नहीं मिले। यह देखते हुए कि उनके और मेंग हुआइनिंग के बीच अभी भी 1 दर्जन या उससे अधिक मीटर की दूरी थी, पेंग वांग चुपचाप मेंग हुआइनिंग को मो जियुए और हे झिरन से मिलवाते हुए चले गए। यह बुजुर्ग राज्य मंत्री मेंग का अपना पोता है, जिसका नाम मेंग हुआइनिंग है। मो जियुए मेंग हुआइनिंग से परिचित नहीं थे, लेकिन वह एल्डर स्टेट मिनिस्टर मेंग के लिए अजनबी नहीं थे, जिनका पेंग वांग ने उल्लेख किया था।
वरिष्ठ राज्य मंत्री मेंग सम्राट शुनवु के बाएं और दाएं हाथ के आदमी थे और उन्हें द शुन राजवंश का स्तंभ मंत्री कहा जा सकता है। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक सम्राट शुनवु सिंहासन पर नहीं चढ़े। सत्ता पर एकाधिकार करने के लिए उन्होंने एल्डर स्टेट मिनिस्टर मेंग की बुढ़ापे और कमजोरी को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया और उन्हें घर लौटने और सेवानिवृत्त होने का आदेश दिया। कुछ ही समय बाद खबर आई कि वरिष्ठ राज्य मंत्री मेंग की घर लौटते समय रास्ते में मौत हो गई। वह झिरन और मो जियुए को विपरीत ज्ञान था। वह वरिष्ठ राज्य मंत्री मेंग के मामलों के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन वह उनके पोते मेंग हुआइनिंग से अपरिचित नहीं थी। फी नान्यू अपने शासनकाल के दौरान सबसे मजबूत देश बनाने में सक्षम थे और मेंग हुआइनिंग की अपरिहार्य भूमिका थी। यह व्यक्ति अपरंपरागत सोच वाला था और नई चीजों को स्वीकार करने में अच्छा था। वह अक्सर फी नान्यू को साहसिक सुझाव देते थे। यह जानते हुए कि मेंग हुआइनिंग में प्रतिभा है, फी नान्यू ने उसे खुद को परखने के लिए पर्याप्त जगह दी। वह झिरन ने तुरंत अपने दिमाग में बताया कि वह मेंग हुआइनिंग के बारे में क्या जानती थी। फिर उसने मो जियुए की ओर देखा और ऐसी आवाज में कहा जिसे केवल वे दोनों ही सुन सकते थे, मेंग हुआइनिंग दोस्ती करने लायक है। मो जियुए को नहीं पता था कि हे झिरन का अनुस्मारक किस पर आधारित था, लेकिन उन पिछली घटनाओं के आधार पर वह निश्चित हो सकता था कि उसने जो कुछ भी कहा वह लगभग सही था। इसलिए मो जियुए ने यह संकेत देने के लिए गहराई से सिर हिलाया कि वह समझ गया है। जैसे जैसे वे करीब आए, मेंग हुआइनिंग के साथ संक्षिप्त खुशियों का आदान प्रदान करने के बाद पेंग वांग ने मो जियुए और हे झिरन को उनसे मिलवाया। मेंग हुआइनिंग मो जियुए के लिए कोई अजनबी नहीं थी। द शुन राजवंश में कौन युद्ध के प्रसिद्ध देवता को नहीं जानता था। जहां तक अपराध का सवाल है जिसके लिए मो जियुए पर आरोप लगाया गया था, मेंग हुआइनिंग के अलावा किसी के भी दिल में यह बात स्पष्ट नहीं थी कि उसके साथ अन्याय हुआ है। मोहिस्टो को दोषी ठहराने का सम्राट शुनवु का कारण इससे अधिक कुछ नहीं था कि मो जियुए की महान उपलब्धियां उन पर हावी हो गईं, जिससे वे असहज हो गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके अपने दादा की महान उपलब्धियां धूमिल हो गई थी और ईर्ष्या पैदा हो गई थी कि घर जाते समय रास्ते में उसकी हिंसक मौत हो गई। हालांकि मेंग परिवार को वरिष्ठ मंत्री की मृत्यु का असली कारण पता था, अपने पूरे परिवार की जान बचाने के लिए वे केवल बाहरी लोगों के सामने यह दावा कर सकते थे कि वरिष्ठ मंत्री की मृत्यु बीमारी से हुई थी। मो जियुए ने अनगिनत बार विदेशी दुश्मनों को भगाया था और द शुन राजवंश को सुरक्षित रखा था। वह ऐसा व्यक्ति था जिसका मेंग हुआइनिंग दिल की गहराइयों से सम्मान करती थी। इससे भी अधिक, मोहिस्टो का भाग्य लगभग उनके अपने परिवार जैसा ही दुर्भाग्य था। बिना किसी दिखावे के, मेंग हुआइनिंग ने मो जियुए की ओर अपनी मुट्ठी बांधने की पहल की। जनरल मो, यह विनम्र अधिकारी अपना सम्मान व्यक्त करता है। मो जियुए ने जल्दी से शिष्टाचार लौटाया। मैं अब एक जनरल नहीं हूं, बल्कि एक कैदी हूं जिसकी सभी निंदा करते हैं। मेंग महामहिम का मुझे बुलाना उचित नहीं है। वास्तव में, मेंग हुआइनिंग ने भी मो जियुए को इस तरह संबोधित करने से पहले इस पर बार बार विचार किया। मोहिस्ट पीढ़ियों से वफादार और ईमानदार रहे थे और सभी महान नायक उनकी नजरों में ऊंचे और अटल खड़े थे। अब उन्हें झूठे आरोपों के तहत निर्वासित कर दिया गया, इसलिए उन्हें अब ड्यूक कहना अच्छा नहीं था। मोहिस्टो के प्रति सम्मान दिखाते हुए, मेंग हुआइनिंग ने मो जियुए को जनरल कहकर संबोधित किया। मेंग हुआइनिंग ने अपना हाथ लहराया, नहीं, मोहिस्टो ने पीढ़ियों से देश की रक्षा की है। आप जनरल कहलाने के योग्य हैं। उन दोनों को यहाँ संबोधन के रूपों के बारे में इधर उधर घूमते देखकर पेंग वांग ने कहा, पहली नजर में, भाई मेंग एक भावुक व्यक्ति है और भाई मो सीधे साधे हैं। मेरी राय में, आप दोनों एक दूसरे को भाइयों के रूप में संबोधित क्यों नहीं करते? यह अधिक घनिष्ठ होगा। यह सुनकर मो जियुए ने तुरंत अपनी उम्र बताई। यह विनम्र व्यक्ति अब 21 साल का है। मुझे आश्चर्य है, मेंग महामहिम की उम्र कितनी है? मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूं। अगर भाई मो को कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे बिग ब्रदर मेंग कहकर बुलाएं। बिग ब्रदर मेंग। कुछ बेकार की बातचीत के बाद पेंग वांग इस यात्रा के उद्देश्य को नहीं भूले। उन्होंने मेंग हुआइनिंग को हे झिरन के सुझाव के बारे में बताने की पहल की। मेंग हुआइनिंग की प्रतिक्रिया ने हे झिरन को निराश नहीं किया। वह सचमुच इतिहास में दर्ज थे, अपनी सोच में अपरंपरागत, निर्भीक और चतुर। हालांकि मेंग हुआइनिंग ने पेंग वांग के प्रस्ताव का तुरंत विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने तुरंत कोई निर्णय भी नहीं लिया। पक्ष विपक्ष की और अधिक पुष्टि करने के लिए उन्होंने कारणों और परिस्थितियों के बारे में कुछ विस्तृत प्रश्न पूछे। पेंग वांग सुझाव दे सकते थे, लेकिन जब विवरण समझाने की बात आई तो वह ऐसा नहीं कर सके। इसलिए उसने सीधे हे झिरन को आगे बढ़ा दिया। मेंग हुआइनिंग ने उसे नजरअंदाज नहीं किया क्योंकि वह एक महिला थी। दीदी, आपका मतलब है कि इन आम लोगों की लाशों का अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए?
उन्होंने झिरन ने गंभीरता से कहा, हाँ, जितनी जल्दी बेहतर होगा। महामारी के प्रकोप को प्रभावी ढंग से रोकने का यही एकमात्र तरीका है। इसके अलावा मुझे भाई मेन को बताना होगा कि हमारे यहाँ शरण लेने वाले ग्रामीणों में से कुछ पहले ही प्लेग से संक्रमित हो चुके हैं। क्या क्या आपने कहा कि शरण लेने वाले ग्रामीणों को प्लेग हो गया है? मेंग हुआइनिंग ने ठंडी हवा का झोंका लिया। ये खबर बहुत अचानक थी। मूल अधिकारी के रूप में उनके लिए यह एक धूप वाले दिन में नीले रंग से बोल्ट की तरह था। यह देखकर हे झिरन ने तुरंत समझाया, बड़े भाई मेन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस गुरु ने मुझे दवा सिखाई थी, उसने एक बार मुझे प्लेग के इलाज के लिए एक नुस्खा दिया था। उन लोगों को अब दवा दे दी गई है और अब वे घातक खतरे में नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वे ग्रामीण पहाड़ पर जाने से पहले ही प्लेग से संक्रमित हो चुके थे। प्लेग की उत्पत्ति अभी भी स्पष्ट नहीं है और हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं कि आसपास के गांवों के लोग भी संक्रमित हैं। इसलिए मुझे आशा है कि आप इस मामले को ध्यान में रखेंगे और स्थिति की जांच के लिए और लोगों को भेजेंगे। अगर कुछ भी गलत पाया जाता है तो तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। थे झिरन के इस दावे के बारे में कि उसके पास प्लेग के इलाज के लिए एक नुस्खा है, मेंग हुआइनिंग को इस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ। आखिरकार प्लेग अन्य बीमारियों से अलग था। उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि दाशुन राजवंश के युग में प्लेग के दौरान कई डॉक्टरों ने इलाज किए बिना अपनी जान गंवा दी थी। वो ईमानदारी से मो जीवे के चरित्र में विश्वास करता था और यह मानने को तैयार था कि उसकी पत्नी एक अच्छी इंसान थी। लेकिन प्लेग के इलाज जैसी बड़ी घटना के लिए मेंग हुआइनिंग ने बिल्कुल भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। यदि इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो हजारों या दसियों हजार लोग मर सकते हैं। दीदी, क्या आपकी दवा वास्तव में उतनी ही प्रभावी है जितना आप कहती हैं? पेंग वांग इसकी गवाही दे सकते हैं। भाई मेंग, मैंने अपनी आंखों से मौत के कगार पर खड़े लोगों को बचाते हुए देखा। इसमें कोई संदेह नहीं है। पेंग वांग की गवाही से मेंग हुआइनिंग को कुछ और आत्मविश्वास हासिल हुआ। साथ ही उन्होंने यह भी महसूस किया कि लाशों का तुरंत दाह संस्कार करने से बहुत फायदा होता है। स्थिति को खराब न करने के लिए मेंग हुआइनिंग ने तुरंत बचाए गए आम लोगों की लाशों का अंतिम संस्कार करने के लिए जनशक्ति इकट्ठा की। पिछली रात यहां बाढ़ के बारे में सुनकर मेंग हुआइनिंग ने शाही अदालत को रिपोर्ट करने के लिए रात भर में एक स्मारक लिखा था। उम्मीद है कि अदालत संकट को हल करने के लिए जल्द से जल्द एक शाही दूत भेजेगी। एक दिन से भी कम समय में उन्होंने प्लेग के प्रकोप के बारे में एक और स्मारक रिपोर्ट लिखी। जहां तक यह सवाल है कि सम्राट शुनवु का पक्ष चीजों की व्यवस्था कैसे करेगा, उसके पास सम्राट के स्वयं के निर्णयों में हस्तक्षेप करने का वर्तमान में कोई रास्ता नहीं था। यदि उनमें कम साहस होता, भले ही वे लाशों के दाह संस्कार के महत्व को गहराई से समझते हों, तो संभवतः वे शाही अदालत के आदेश के बिना इसे लागू करने की हिम्मत नहीं करते। इससे मेंग हुआइनिंग की बुद्धिमत्ता और साहस का पता चला। मेंग हुआइनिंग को चीजों को व्यवस्थित तरीके से संभालते हुए देखकर मो जियुए और हे झिरन ने एक साथ उसके लिए प्रशंसा विकसित की। जब तक बचाए गए सभी आम लोगों की लाशों का अंतिम संस्कार किया गया, तब तक आसमान में लगभग अंधेरा हो चुका था। पहली बार हे झिरन और अन्य लोगों के सामने मेंग हुआइनिंग ने एक झिझक भरी नजर प्रकट की। इस पर विचार करने के बाद मेंग हुआइनिंग ने अनिच्छा से बात की। दीदी, मुझे पता है कि यह बहुत अधिक मांग हो सकती है, लेकिन लोगों के लिए जिम्मेदार एक स्थानीय अधिकारी के रूप में मेरे पास अपने अधीन आम लोगों के साथ व्यवहार करने के बारे में सोचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। झिरन ने तुरंत समझ लिया कि उसके मन में क्या चल रहा है। वह प्लेग के इलाज के नुस्खे में व्यस्त था। भले ही सम्राट शुनवु स्वयं उससे यह मांगने आया हो, उसने नुस्खा नहीं दिया होता। हालांकि अब उससे पहले का व्यक्ति अलग था। मेंग हुआइनिंग की भविष्य की उपलब्धियों को कुछ समय के लिए अलग रखते हुए, केवल वर्तमान को देखते हुए, वह जिम्मेदार थे और उनमें जिम्मेदारी की भावना थी। इसके अलावा यह वह व्यक्ति था जिसे वह मो जियुए से परिचित कराना चाहती थी। इतने सारे कारणों से वह झिरन स्वाभाविक रूप से कंजूस नहीं होगा। हालांकि उसने अपने पिछले जीवन में इस नुस्खे पर शोध करने में बहुत मेहनत की थी। इसका अध्ययन करने के लिए कड़ी मेहनत करने का उनका लक्ष्य वास्तव में अधिक लोगों का इलाज करने में सक्षम होना था। अब चूंकि और भी अधिक लोगों का इलाज करने का अवसर था और वह मेंग हुआइनिंग का बहुत बड़ा उपकार भी कर सकती थी, हे झिरन को नुस्खे प्रदान करने के लिए कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। यह देखकर कि हे झिरन ने लंबे समय तक कोई जवाब नहीं दिया, मेंग हुआनिंग ने सोचा कि वह अनिच्छुक थी। बहन, मैं गारंटी देता हूं कि मेरे अलावा किसी को भी इस नुस्खे के बारे में पता नहीं चलेगा। मैं किसी को भी यह नहीं बताऊंगा कि यह आपके पास से आया है। इसके अलावा मैं कई लोगों को औषधीय सामग्री के प्रकार खरीदने के लिए कहूंगा ताकि संदेह न हो।
एक बार संकट टल जाने पर मैं व्यक्तिगत रूप से नुस्खे को नष्ट कर दूंगा। क्या यह संभव लगता है? झिरन ने कभी भी मेंग हुआनिंग के अनुरोध को अस्वीकार करने का इरादा नहीं किया था। अब जब दूसरा पक्ष पहले ही इतना कुछ कह चुका है, तो वह स्वाभाविक रूप से दिखावा नहीं करेगी। ठीक है, मुझे विश्वास है कि बड़े भाई मेंग निश्चित रूप से अपनी बात रखेंगे। जल्द ही, मेंग हुआनिंग ने किसी को कागज और लिखने का ब्रश लाने के लिए भेजा। वह झिरन पहले से ही उसके द्वारा तैयार किए गए नुस्खे से बेहद परिचित थी। एकमात्र बात जो उन्हें परेशान करती थी वह यह थी कि क्या वह इस युग के जटिल पात्रों को ठीक से लिख पाती है। विशेष रूप से लेखन ब्रश का उपयोग करते समय उसने अपने पिछले जीवन में सुलेख की कोई कक्षा नहीं ली थी। इसके लिए वह केवल मूल मालिक की यादों पर ही अपनी उम्मीदें लगा सकती थी। वह झिरन ब्रश उठाने से पहले एक पल के लिए झिझका, फिर कागज पर 2 स्ट्रोक लगाए। इसके तुरंत बाद उसने ब्रश की नोक नीचे कर दी। चाहे यह इस शरीर की आदतों के कारण हो या कुछ और, जब हे झिरन ने इस युग के जटिल पात्रों को लिखने के लिए लेखन ब्रश का उपयोग किया, तो वह वास्तव में बहुत कुशल थी। इतना ही नहीं, उसने जो शब्द लिखे वे सभी साफ सुथरे और सुव्यवस्थित थे। यह स्पष्ट था कि मूल मालिक ने इस क्षेत्र में बहुत प्रयास किया था। एक बार जब नुस्खे पर स्याही सूख गई, तो हे झिरन ने इसे मेंग हुआनिंग को सौंप दिया। यहाँ नुस्खा है। अगर भविष्य में कोई इसके बारे में पूछता है, तो मुझे उम्मीद है कि बड़े भाई मेंग मेरे लिए कुछ हिस्सों को छुपाने में मदद करेंगे। यह अभी भी अज्ञात था कि भविष्य में मो जियुए का क्या होगा। उसकी पत्नी के रूप में उसे अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए बाहरी तौर पर प्रसिद्धि हासिल नहीं करनी चाहिए। मेंग हुआनिंग ने नुस्खा लिया और उसे सावधानी से रख दिया। उसने गंभीरता से हे झिरन की ओर अपनी मुट्ठी तान दी। दीदी, निश्चिंत रहो, मैं इस बात को कभी उजागर नहीं करूंगी। इसी तरह मैं अपना वादा भी जरूर पूरा करूंगी। तब मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। उसने झिरन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। यह देखकर कि देर हो रही थी, पेंग वांग ने पहाड़ पर लौटने की व्यवस्था की और अगली सुबह निकलने से पहले रात भर आराम करने का फैसला किया। जहां तक पर ग्रामीणों की बात है, मेंग हुआनिंग भी अगली सुबह उन्हें बसाने के लिए लोगों को भेजेगी। कुछ लोगों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और जब वे गुफा में लौटे, तो आसमान पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। भाभियां बचे हुए खेल को भून चुकी थी और हे झिरन और मो जियुए के लौटने का इंतजार कर रही थी ताकि सभी लोग एक साथ खाना खा सकें। उस रात उल्लेखनीय कुछ और नहीं हुआ। अगली सुबह, पेंग वांग ने सभी से अपनी यात्रा जारी रखने का आग्रह किया। ग्रामीणों ने ईमानदारी से अपने जीवन रक्षक हे झिरन को धन्यवाद दिया। उन्होंने झिरन को यह भी उपदेश दिया कि यदि वे उसकी जीवन रक्षक कृपा के लिए आभारी हैं, तो उन्हें यह नहीं कहना चाहिए कि यह वह थी जिसने उन्हें बचाया था। हालांकि गांव वालों को यह नहीं पता था कि उन्हें बचाने वाली देवी डॉक्टर अपना नाम छोड़ने को तैयार क्यों नहीं थी, फिर भी उन्होंने उसके अनुरोध के तहत इसके बारे में न बोलने का वादा किया। अचानक आई बाढ़ ने न केवल ग्राम प्रधान लियू के गांव को जलमग्न कर दिया था। पश्चिम की ओर एक भाग चलने के बाद सर्वत्र विनाश ही विनाश दिखाई देने लगा। यह स्पष्ट था कि इस भीषण बाढ़ से कितने निर्दोष आम लोगों को नुकसान हुआ था। अफसोस, प्राकृतिक आपदाएं प्राचीन और वर्तमान समय के बीच अंतर नहीं करती। ऐसी चीजों का सामना करते समय मनुष्य सबसे कमजोर समूह थे और कोई भी स्वर्ग का विरोध नहीं कर सकता था। यमन धावकों सहित हर किसी के पास अब जीवन यापन के लिए बहुत अधिक आपूर्ति नहीं थी। हालांकि इससे यात्रा करना बहुत आसान हो गया, लेकिन साथ ही यह कई असुविधाएं भी लेकर आया। उदाहरण के लिए उनके 3 दैनिक भोजन को लें। न केवल वहां अनाज नहीं था, बल्कि स्वच्छ जल स्रोत ढूंढना भी बहुत कठिन था। सौभाग्य से उन्हें बाढ़ में बह गए कुछ बर्तन और अन्य सामान मिल गए। इससे उनकी कुछ ज्वलंत समस्याएं हल हो गईं। कुकवेह होने के बावजूद आसपास के क्षेत्र आपदा से गंभीर रूप से प्रभावित थे और खाद्य सामग्री खरीदने के लिए कहीं नहीं था। कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण हे झिरन सभी को केवल उन पहाड़ों से जंगली सब्जियों की तलाश में ले जा सकता था, जहां से वे दिन गुजारते थे। वे लगातार 4 दिनों तक इसी तरह रहे। अंततः 5वें दिन दोपहर में सभी लोग एनिंग प्रीफेक्चर पहुंचे। यदि यह अतीत में होता, तो पेंग वांग आपूर्ति खरीदने के लिए कभी भी कैदियों को अपने साथ बड़े प्रांत में नहीं लाते। प्रांतों में कई धनी लोग थे और कीमतें कुछ छोटी काउंटियों की तुलना में बहुत अधिक थी। अधिकारियों के लिए वही वस्तुएं सस्ती जगहों से खरीदना अधिक उचित था। हालांकि अब चीजें अलग थी। वे 4-5 दिनों से जंगली सब्जियों का सूप खा रहे थे। यदि यह जारी रहा, तो संभवतः उनमें यात्रा जारी रखने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। पेंग वांग के नेतृत्व में समूह ने एनिंग कमांडरी में प्रवेश किया। शायद इसलिए कि वे यहाँ कम ही आते थे, पेंग वांग इस जगह से उतना परिचित नहीं था जितना कि वह अन्य काउंटियों से था।
पूरे रास्ते पूछते हुए वे उस स्थान पर पहुंचे जिसके बारे में कहा गया था कि यह एनिन कमांड्री की सबसे सस्ती सराय है। यह कहना होगा कि प्रांत काउंटियों की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध था। यहाँ तक कि यहाँ की सबसे सस्ती सराय भी उन सरायों की तुलना में उच्च श्रेणी की लग रही थी जहाँ वे पहले रुके थे। सराय का सामने का दरवाजा सड़क की ओर खुला हुआ था। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक वेटर विशेष रूप से दरवाजे पर खड़ा था। लोगों को आते देख वेटर ने पहले उन्हें नाप लिया। पेंग वांग और अन्य लोगों को अधिकारियों के वेश में देखकर उन्होंने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वे कैदियों को ठहराने के लिए आकस्मिक रूप से कुछ 10 लोगों के कमरे प्राप्त करना चाहते थे, जैसा कि उन्होंने पहले किया था। लेकिन सराय में ऐसे कमरे ही नहीं थे। सबसे सस्ते 5 लोगों के कमरे की कीमत 500 वेन प्रति रात है। इस बिंदु पर पेंग वांग ने ज्यादा परवाह नहीं की। यदि यह महंगा था तो ऐसा ही हो। आखिरकार वे अभी भी इसे वहन कर सकते थे। मो परिवार के पास पैसा था और वे स्वयं इसकी व्यवस्था करेंगे। जहां तक परिवारों की बात है, जो लोग पैसा खर्च करने को तैयार थे वे अतिथि कक्ष में रहेंगे, जबकि जिनके पास पैसे नहीं थे वे सराय के बाहर सोएंगे। जब तक कोई भागा नहीं, बाकी बातें गौण थीं। फैंग और जी परिवारों को होटल में रहने के लिए इतना पैसा खर्च करने में कुछ अनिच्छा महसूस हुई, खासकर क्योंकि 5 व्यक्तियों के कमरे में केवल 5 लोग ही रह सकते थे। लेकिन इतने दिनों तक हवा में भोजन करने और उसमें सोने के बाद वे शारीरिक रूप से कुछ हद तक असहज थे। आखिरकार उन्होंने अपने दांत पीस लिए और वैसे भी एक कमरा किराए पर लेने का फैसला किया ताकि पूरा परिवार एक साथ रह सके, जो अभी भी बाहर सोने से बेहतर था। उसने झिरन को इस बारे में कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसने सीधे 2-5 लोगों के कमरे और एक डबल रूम बुक किया। हे परिवार सबसे अधिक दुखी था, केवल सराय के पीछे गलियारे में आराम करने में सक्षम था। सभी के शांत हो जाने के बाद पेंग वांग ने हे जिरन से पूछने की पहल की कि क्या वह बाहर जाकर आपूर्ति खरीदना चाहती है। निस्संदेह वह झिरन मना नहीं करेगा। उसने अपना आभार व्यक्त किया और बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। यह देखकर फैंग और जी परिवारों ने भी पेंग वांग से विनती की, उम्मीद की कि वह उन्हें आपूर्ति खरीदने के लिए कुछ समय दे सकते हैं। यह कहना होगा कि ये दोनों परिवार वास्तव में मो परिवार का फायदा उठा रहे थे। पेंग वांग ने न केवल उन्हें कुछ पैसे दिए, बल्कि अधिकारियों ने उनका फायदा भी नहीं उठाया। फैंग और जी परिवारों के लिए यह पहले से ही स्वर्ग द्वारा उन्हें दिया गया सबसे बड़ा आशीर्वाद था। हालांकि पेंग वांग ने दोनों परिवारों के खरीदारी के लिए बाहर जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन हे झिरन के प्रति उसके बेहद भरोसेमंद रवैये के कारण वह उन्हें अकेले बाहर जाने नहीं दे सकता था। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए पेंग वांग ने 2 अधिकारियों को उनका पीछा करने के लिए भेजा। यह देखकर कि हे झिरन पहले ही दरवाजे से बाहर निकल चुका है, मो जियुए ने पेंग वांग को विदाई दी और उसे पकड़ने के लिए जल्दबाजी की। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मो जियुए के दृढ़ रवैये को देखकर उन्होंने झिरन ने कोई आपत्ति नहीं जताई। जितना संभव हो सके अपने पीछे जी और फैंग परिवारों से दूरी बनाए रखने के लिए दोनों ने चुपचाप अपनी गति तेज कर दी। इससे उनके कार्य अधिक सुविधाजनक हो जाएंगे। मो जियुए के पीछे आने से उसके लिए अपने स्थान से चीजें निकालना इतना सुविधाजनक नहीं था। सौभाग्य से एनिन कमांड्री में प्रचुर मात्रा में सामान मौजूद था। जब तक उनके पास पैसा था, वे अपनी जरूरत की हर चीज खरीद सकते थे। खरीदारी करते समय दोनों को यह भी पता चला कि एनिन कमांड्री में लगभग हर कोई एक ही चीज के बारे में बात कर रहा था, डोनफेन काउंटी में बाढ़। अधिकांश लोगों ने जिस बात पर चर्चा की वह यह नहीं थी कि आपदा कितनी गंभीर थी, बल्कि यह थी कि काउंटी प्रीफेक्ट मेंग हुआइनिंग ने मृतकों के शवों को जलाने का साहस कैसे किया। कहा गया कि इस मामले से शाही दरबार को पहले ही झटका लगा था। महामहिम ने इस मामले को संभालने के लिए प्रिंस क्यूई को शाही सेंसर के रूप में भेजा था। जैसे ही प्रिंस क्यूई आएंगे, मेंग हुआइनिंग को शायद कड़ी सजा दी जाएगी। यह समझ में आता था। आम लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते थे कि उनके परिवार के सदस्यों की लाशों का अंतिम संस्कार किया गया था। मेंग हुआइनिंग ने जब ऐसा करने का फैसला किया तो उन्होंने संभावित परिणामों के बारे में सोचा होगा। जो अप्रत्याशित था वह यह था कि महामहिम ने वास्तव में इस मामले को संभालने के लिए नानक्यूई को शाही सेंसर के रूप में भेजा था। हे झिरन की इतिहास की समझ से नानक्यूई को इस समय प्रतिभा की सख्त जरूरत थी। एक बार जब उन्होंने मेंग हुआइनिंग के दृष्टिकोण के लिए समर्थन व्यक्त किया, तो मेंग हुआनिंग निश्चित रूप से उनकी प्रतिभा की सराहना करने और उनके शिविर में शामिल होने के लिए नानक्यूई की आभारी होंगी। यह संभवतः मेंग हुआइनिंग के लिए फी नान्यू से परिचित होने के अवसरों में से एक था। बेशक ये बातें हे झिरन द्वारा उसके दिल में लगाए गए अनुमान मात्र थे। वह विवरणों के बारे में बहुत चिंतित नहीं थी।
हालांकि फेई नान्यू और मेंग हुआइनिंग भविष्य के दरबार में प्रमुख व्यक्ति थे, लेकिन वर्तमान में मो परिवार पर उनका कोई प्रभाव नहीं था। वह झिरन को केवल यह आशा थी कि एक बार मेंग हुआइनिंग नान क्यूई के शिविर में शामिल हो गई तो वह अपना वादा निभाएगा और यह नहीं बताएगा कि उसने उसे नुस्खे प्रदान किए थे। मो जीवे ने भी लापरवाही से सुना। आखिरकार अदालती मामलों का अब उससे कोई लेना देना नहीं रहा। मो जीवे सड़क पर लगभग चुप थे। जब भी वह झिरन कुछ खरीदता तो वह उसे उसके लिए ले जाने की पहल करता ताकि उसे बिल्कुल भी मेहनत न करनी पड़े। यह देखकर कि मो जीवे पहले से ही अपने द्वारा खरीदी गई वस्तुओं से भरी हुई थी, हे झिरन ने मदद करने की पहल की। लेकिन मो जीवे ने जिद करके उसे मदद देने से मना कर दिया और खुद ही वजन के नीचे लगातार आगे बढ़ने पर जोर दिया। झिरन के पास कोई विकल्प नहीं था। यह देखकर कि मो जीवे पहले से ही आपूर्ति से भरा हुआ था, दोनों एक साथ सराय में लौट आए। बूढ़ी महिला मो चीजों को व्यवस्थित करने में मदद करने के लिए महिलाओं को लेकर आईं। तीसरी और चौथी भाभी हे झिरन को एक तरफ ले गईं। दोनों ने एक ही समय में अपने सीने से पस निकाला और उसे दे दिया। नौवीं भाभी, हमारे राजधानी छोड़ने के बाद से आप पूरे रास्ते अपना पैसा खर्च कर रही हैं। अब सास ने आपको प्रभारी बनने के लिए कहा है, इसलिए हम प्रबंधन के लिए अपना सारा पैसा आपको सौंप रहे हैं। वह झिरन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और जल्दी से पस वापस कर दिया। भाभियों, पैसे वापस ले लो। जब मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। वह झिरन जो सोच रहा था वह यह था कि कोई नहीं जानता कि आगे की यात्रा शांतिपूर्ण होगी या नहीं। अगर वह अपने परिवार से अलग हो जाती या कुछ और होता तो कम से कम उनके पास पैसा होता और उनका जीवन बहुत कठिन नहीं होता। दोनों भाभियां हे झिरन के वास्तविक विचारों को नहीं जानती थी। वे उससे पैसे देने पर जोर देने लगे। हे झिरन द्वारा फिर से अस्वीकार किए जाने के बाद उन्हें कुछ समय के लिए यह विचार छोड़ना पड़ा और आपूर्ति को संभालने में मदद करने के लिए चले गए। कई दिनों तक हवा में खाना खाने और उसमें सोने के बाद आखिरकार सभी ने सामान्य भोजन का आनंद लिया और बहुत संतुष्ट महसूस किया। केवल वह परिवार जिसके पास कोई पैसा नहीं था, केवल अधिकारियों द्वारा दिए गए गहरे उबले हुए बंस खा सकता था। सराय में एक रात आराम करने के बाद सभी को तरोताजा महसूस हुआ, जैसे कि वे पूरी तरह स्वस्थ हों। पेंग वांग के आदेश के तहत सभी लोग फिर से निकल पड़े। 3 दिनों तक लगातार चलने के बाद उन्हें एक पहाड़ ने रोक दिया। 8वां बूढ़ा जो आगे बढ़ा और सामने पहाड़ की ओर इशारा किया, बॉस दोपहर हो चुकी है। क्यों न हम आज रात यहीं आराम करें और कल पहाड़ पार करें। ठीक है, चलो आज रात पहाड़ की तलहटी में आराम करें और कल उस पर चढ़ें। 8वें बूढ़े जो ने अपना सिर घुमाया और पीछे की टीम पर चिल्लाया, पहाड़ की तलहटी में जाओ। आराम करने के लिए अपनी जगह ढूंढो। कल यात्रा जारी रखो। ओल्ड जो के शब्दों को सुनने के बाद हे झिरन ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह जगह शायद वह पहाड़ है जिसके बारे में पेंग वांग ने कहा था कि वे उस पर चढ़ने वाले थे। पेंग वांग ने मो जीवे और हे झिरान के सामने आकर उन्हें चीजें स्पष्ट करने की पहल की। इस पर्वत को नी जियाओ पर्वत कहा जाता है। पर्वत की चोटी का आकार कुछ हद तक मवेशियों के सींगों जैसा है, इसलिए इसे यह नाम मिला। यदि हमने पहले सड़क पर इतना समय बर्बाद नहीं किया होता तो हम पहाड़ की तलहटी में घूमने का विकल्प चुन सकते थे। अगर ऐसा होता तो 7-8 दिन और लग जाते। हम पहले भी इस पहाड़ पर चढ़ चुके हैं और हमें कोई बड़ा जानवर नहीं मिला, लेकिन वहां जंगली मुर्गियां और खरगोश वगैरह थे। हम अपनी लालसा को संतुष्ट करने के लिए खेल का शिकार भी कर सकते हैं। थे झिरन ने ऊपर देखा और जैसा कि पेंग वांग ने कहा, पहाड़ के उच्चतम बिंदु पर 2 पर्वत शिखर थे जो मवेशियों के सींग की तरह दिखते थे। नाम बिल्कुल उपयुक्त था। इसके अलावा पहाड़ अंतहीन रूप से जुड़े हुए थे, जिससे लोगों को पहाड़ की तलहटी में खड़े होने पर भी महिमा का एहसास होता था। कहने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से पार करना भी बहुत थका देने वाला होगा। इस समय अधिकांश लोगों को रुकने के लिए पहले से ही उपयुक्त स्थान मिल गए थे और वे तंबू में आराम कर रहे थे। मो जीवे हे झिरन के पास आए और उस तंबू की ओर इशारा किया जो अभी स्थापित किया गया था। पूरे दिन चलने के बाद अंदर जाओ और आराम करो। वह झिरन वास्तव में थोड़ा थका हुआ था, इसलिए उसने जवाब दिया और मो जीवे के पीछे तंबू में वापस चला गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद हे झिरन ने मो जीवे को अपने साथ पहाड़ पर जाकर देखने के लिए बुलाया। उसने देखने के लिए कहा, लेकिन वह मुख्य रूप से इस बात पर विचार कर रही थी कि घर पर केवल महिलाएं थीं। वह कुछ शाखाएं ढूंढकर उनके लिए सरल ट्रैकिंग पोल बनाना चाहती थी। इस तरह, यदि उन्हें पहाड़ी सड़क के कठिन हिस्सों का सामना करना पड़ता तो उन्हें कुछ मदद मिलती। दोनों ने मिलकर 10 सरल ट्रैकिंग पोल बनाए और उन्हें वापस ले गए।
नए गैजेट्स को फिर से अपने हाथों में देखकर जी परिवार और फैंग परिवार ने उपयोग के बारे में पूछा और फिर वैसा ही किया। रात सुरक्षित रूप से बिताने के बाद सभी ने अगले दिन सादा नाश्ता किया, सामान और कुछ सामान पैक किया, उन्हें अपनी पीठ पर लाद लिया और नीजीव पर्वत तक अधिकारियों का पीछा किया। पहले तो यह ठीक था। सभी ने रात्रि विश्राम किया था, इसलिए उनकी ऊर्जा भरपूर थी। 1 घंटे तक चलने के बाद लोग बार बार पीछे छूटने लगे। विशेष रूप से हे परिवार, उन्हें हे मिंट की देखभाल के लिए कुछ लोगों को रखना पड़ता था, भले ही वे अपनी पीठ पर सामान ले जा रहे हों या उठा रहे हों। इसलिए वे अक्सर पंक्ति में अंतिम होते थे। हालांकि अधिकारियों ने उन्हें तेज गति से चलने की धमकी देने के लिए अपने चाबुक घुमाए, लेकिन वे अपनी गति तेज नहीं कर सके। कोई विकल्प नहीं होने के कारण पेंग वान केवल सैनिकों को चलने और बार बार रुकने के लिए प्रेरित कर सकते थे। मार्च की इस गति से मो जियुए को फायदा हुआ। वह समय समय पर सड़क के किनारे झाड़ियों या अन्य स्थानों पर शिकार का शिकार करता रहता था। वह झिरन परिवार की महिलाओं को भी रास्ते में जड़ी बूटियां लेने ले गया। यह देखकर कि माचिन की गति धीमी हो गई थी लेकिन अभी भी इतनी फसल थी, पेंग वांग का हे परिवार के प्रति असंतोष भी काफी हद तक कम हो गया। ऐसे ही चलते चलते रास्ते भर रुकते रुकते दोपहर होते होते सैनिक गहरे पहाड़ों में घुस गए थे। कहना होगा कि यह निश्चित रूप से प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक प्राकृतिक ऑक्सीजन बार था। पहाड़ से नीचे देखने पर ऐसा लग रहा था मानो दुनिया की चोटी पर खड़े हों। यहाँ से आप सभी दिशाओं में देख सकते थे, बादल और धुंध अंतहीन रूप से फैली हुई थी, चोटियां तैर रही थी, 9 घुमावदार मोड़ थे, जिससे लोगों का दिमाग चौड़ा हो गया और वे वापस लौटना भूल गए। ऐसे खूबसूरत दृश्यों का सामना करते हुए वह झिरन स्थायी रूप से सब कुछ भूल गया और प्रकृति द्वारा लाए गए आराम को ईमानदारी से महसूस किया। अभी वह गुमनामी में डूबी ही थी कि अचानक नीचे से एक औरत की चीख सुनाई दी। सभी की निगाहें आवाज के स्रोत की ओर ही टिकी थी। मैंने श्रीमती झाओ को जमीन पर बैठे देखा, उनकी अभिव्यक्ति बहुत दर्दनाक थी। वह झिरन तेजी से आगे बढ़ा। वह परिवार है, मेरी सास ने अभी अभी एक चट्टान पर कदम रखा है और शायद उनके पैर में मोच आ गई है, फैंग परिवार की बहू ने हे झिरन को पकड़ते हुए कहा और उसे अपनी सास की स्थिति के बारे में बताया। बिना किसी संदेह के उसने झिरन ने जांच करने के लिए श्रीमती झाओ की पतलून को ऊपर उठाया। उसके उभरे हुए टखने को देखकर स्पष्टतः लग रहा था कि यह कोई साधारण मोच नहीं है। आंटी, आपकी हड्डी टूट गई है। जैसे ही झिरन ने बात की, उसकी आंखें पहले से ही इधर उधर तलाशने लगी थी। यह सुनकर कि उसकी हड्डी टूट गई है, श्रीमती झाओ के आंसू तुरंत बह निकले। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बेकार हूं, मैं ठीक से चल भी नहीं सकता। जैसे ही वह बोली, उसने अनजाने में हे परिवार की दिशा में देखा। इस समय हे मिन को कई महिलाएं तेजी से अपनी ओर ले जा रही थी। श्रीमती झाओ हे मिन की तरह अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए जब उनकी बहू का ध्यान उन पर नहीं था, तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके बगल में ढलान से नीचे लुढ़क गई। उसे केवल यही आशा थी कि राजा यम उसे ले जाने के लिए शीघ्र ही प्रकट होंगे, उसके परिवार को बिल्कुल भी नहीं घसीटेंगे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि श्रीमती झाओ इतनी हताश होंगी। जब सभी को एहसास हुआ कि श्रीमती झाओ के साथ कुछ गड़बड़ है, तो उनका पूरा शरीर पहले ही पहाड़ी से कई मीटर नीचे लुढ़क चुका था। माँ, श्रीमती झाओ, आप क्या कर रही हैं? माँ, जल्दी रुको। फैंग परिवार तुरंत श्रीमती झाओ के निर्देश की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन वहां का भूभाग ढलानदार था। यदि वे पीछा करते समय गलती से गिर गए तो उनकी स्थिति भी श्रीमती झाओ जैसी ही हो जाएगी। इस वजह से हालांकि फैंग परिवार ने उसका पीछा किया, लेकिन वे श्रीमती झाओ को नहीं पकड़ सके जो तेजी से नीचे गिर रही थी। श्रीमती झाओ के शरीर को दूर और दूर तक लुढ़कते देखकर फैंग परिवार को अब कोई उम्मीद नहीं थी। इस समय उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि श्रीमती झाओ का लड़खड़ाता शरीर अचानक बंद हो गया और मो जियुए एक बड़े पेड़ के सामने स्थिर रूप से खड़े हो गए, जिससे श्रीमती झाओ के शरीर को नीचे लुढ़कने से रोक दिया गया। फैंग परिवार ने उसी समय राहत की सांस ली और ध्यान से उनकी ओर चला गया। सभी के प्रयासों से श्रीमती झाओ को अंततः मूल स्थान पर वापस लाया गया। सौभाग्य से श्रीमती झाओ की खुली त्वचा पर केवल कुछ खरोंचें थी, अन्यथा वह ठीक थी। जब श्रीमती झाओ ने अपने प्रियजनों की चिंतित आंखों को देखा, तो एक बार फिर अनियंत्रित रूप से आंसू बह निकले। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारा फैंग परिवार बहुत बदकिस्मत है, मुझे आपको नीचे खींचने के लिए क्यों रखा? वो यह देखकर फैंग चुवानझोउ की आंखों में भी आंसू आ गए। वह अपने दिल में स्पष्ट रूप से जानता था कि उसकी बूढ़ी पत्नी ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वे बेखौफ मार्च कर सके। लेकिन उसका ऐसा कुछ करना उसे स्वीकार नहीं था।
हमारे 3 बेटे हैं और कुछ भी नहीं तो कम से कम मेरे पास अभी भी बूढ़ी हड्डियों का यह थैला है। हम 4 बड़े आदमी आपको मार्च करते समय ले जा सकते हैं। इसे बोझ कैसे माना जा सकता है? आपको इतनी हताशा से नहीं सोचना चाहिए। यह सही है माँ, हम भाइयों में इतनी ताकत है कि हम तुम्हें अपनी पीठ पर बारी बारी से ले जा सकें, यह बिल्कुल भी बोझ नहीं होगा। माँ, आपकी बहू भी आपकी रोजमर्रा की जरूरतों का ख्याल रख सकती है। आपको ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए। अपने परिवार को अपने बारे में इतनी परवाह करते हुए देखकर श्रीमती झाओ अपने आंसू और भी नहीं रोक सकी। इस समय पेंग वांग भी दौड़ पड़े थे। यह सुनकर कि श्रीमती झाओ ने अपना पैर तोड़ दिया है और फिर आत्महत्या करने की कोशिश की है, वह क्रोधित थे और सिरदर्द भी हो रहा था। अतः उनका रवैया अत्यंत अमित्रतापूर्ण था। श्रीमती झाओ, यदि आप यहाँ आत्महत्या करने और मेरे नियमों को तोड़ने का साहस करती हैं, तो मैं आपके मरने के बाद हर दिन आपके परिवार को कोड़े मारने के लिए किसी को भेजूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें मौत से भी बदतर भाग्य भुगतना पड़े। श्रीमती झाओ के लिए यह फैंग परिवार के अनुनय से कहीं अधिक प्रभावी था। श्रीमती झाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं और उन्होंने तुरंत उन्हें आश्वासन दिया। मास्टर ऑफिशियल, कृपया मेरे बेटों को मत मारो। मैं वादा करता हूं कि मैं इसके बारे में अब और नहीं सोचूंगा। वह बाद में थोड़ी डरी हुई भी थी, उसे डर था कि अगर वह सचमुच मर गई, तो उसके परिवार को फंसाया जाएगा। यह देखकर कि पेंग वांग के शब्दों का वांछित प्रभाव पड़ा, फैंग परिवार ने अंततः राहत की सांस ली। फैंग चुआनझोउ ने हे झिरन को खोजने की पहल की और उससे झाओ की विस्थापित हड्डियों को ठीक करने में मदद करने के लिए कहा। उसी समय फैंग परिवार के बाकी सदस्य पहले ही मो जियुए के सामने आ चुके थे और एक के बाद एक घुटने टेककर झाओ की जान बचाने के लिए ईमानदारी से उसे धन्यवाद दे रहे थे। झिरन ने कुशलता से झाओ की उभरी हुई हड्डियों को वापस अपनी जगह पर धकेल दिया और फिर चोट को स्थिर करने के लिए कई छोटी लकड़ी की छड़ियों का इस्तेमाल किया जो उसे अभी मिली थी। फैंग परिवार ने हे झिरान को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद दिया। फैंग चुआनझोउ ने यहाँ तक किया कि यह मो जियुए और हे झिरन ही थे जिन्होंने झाओ की जान बचाई थी, और अब से फैंग परिवार उन्हें चुकाने के लिए बैलों और घोड़ों की तरह काम करेगा। कुछ देर रुकने के बाद सभी लोग अपने रास्ते पर चलते रहे जब तक कि उन्हें रात होने से पहले आराम करने के लिए एक पहाड़ी घाट नहीं मिला। मो जियुए के साथ हे झिरन को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि आसपास का वातावरण सुरक्षित है या नहीं, उसे केवल आराम करने पर ध्यान देने की जरूरत थी। भाभियां भी रात का खाना तैयार करने के लिए हाथापाई कर रही थी, इसलिए हे झिरन के पास अचानक खाली समय था। पहाड़ी हवाएं तेज थीं। रात के खाने के बाद सभी लोग वापस तंबू में जमा हो गए। हालांकि मो जियुए वहां थे, फिर भी हे झिरन ने ऐसे माहौल में आराम नहीं किया। उसकी चेतना अपने अंतरिक्ष आयाम में प्रवेश कर गई और दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा। अब सुबह के 3 बज चुके थे। जागने में अभी कुछ समय बाकी था। उसने झिरन ने थोड़ी देर और सोने के इरादे से अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसकी चेतना धुंधली हो गई, उसने महसूस किया कि मो जियुए उसके बगल में अचानक बैठ गया है। साथ ही उसे आसपास सरसराहट की अस्पष्ट आवाजें भी महसूस हुई। वह झिरन सहज रूप से उठ बैठी और उसकी आंखें मो जियुए से मिली। उन्हें लगभग एक साथ खतरे की गंध महसूस हुई। जोड़े ने जल्दी से साफ सफाई की और एक साथ तंबू से बाहर चले गए। जैसे ही वे तंबू के बाहर आए, उन्होंने देखा कि 2 सुरक्षा अधिकारियों को लगभग एक साथ सीने में तीर लगे थे और वे तुरंत जमीन पर गिर पड़े। मो जियुए ने सहजता से हे झिरन को अपनी तरफ खींच लिया और तीव्र गति से तुरंत बोला, ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं, यहीं रहो और हिलो मत। मैं उन्हें फुसलाकर ले जाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसका शरीर पहले ही हवा में उछल रहा था। कुछ उतार चढ़ाव के बाद वह पास के पेड़ों के झुरमुट की ओर दौड़ पड़ा। काले रंग में दर्जनों आकृतियां एक के बाद एक दिखाई दी, जिससे उनकी गति सीमा तक बढ़ गई क्योंकि वे मो जियुए के नक्शे कदम का बारीकी से अनुसरण कर रहे थे, कभी कभी उसकी दिशा में तीर चला रहे थे। उसी समय पेंग वांग और अन्य अधिकारियों ने भी बाहर हंगामा सुना और एक एक करके धुंधली आंखों से बाहर आए, यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है। अपने 2 साथियों को खून से लथपथ देखकर पेंग वांग तुरंत अपने लोगों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने झिरन ने मो जियुए की आकृति को तेजी से गायब होते देखा। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, वह मो जियुए के साथ लड़ना चाहती थी। इस विचार के साथ वह झिरन भी हरकत में आ गया। वह पेंग वांग पर चिल्लाई, पेंग जी, हत्यारे हैं। मैं अपने पति की मदद करने जा रही हूँ। पेंग वांग उसे रोकना चाहता था, लेकिन यह देखकर कि वह झिरन पहले से ही दूर और दूर भाग रहा था, वह केवल उसके कार्यों को स्वीकार कर सका और अपने साथियों से निपटना जारी रखा। अब तक मो जियुए ने हमलावरों के समूह को और भी दूर तक नेतृत्व किया था।
वह झिरन बस नहीं रख सका। सौभाग्य से उसकी सुनने की क्षमता काफी अच्छी थी। ध्यान से सुनने पर वह आवाजों की दिशा पहचान सकती थी। जैसे ही हे झिरन ने पीछा किया, उसकी चेतना उसके अंतरिक्ष आयाम में प्रवेश कर गई। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर वह कम परवाह नहीं कर सकी और निर्णायक रूप से अपने स्थान के अंदर के हथियारों में से सबसे शक्तिशाली मशीन गन को बाहर निकाल लिया। साथ ही स्थिति की तात्कालिकता ने उसे अपना सिर खोने नहीं दिया। प्राचीन समय में इतने उन्नत हथियार के इस्तेमाल से ये सभी हमलावर मर जाते तो ठीक था, लेकिन अगर कोई भाग जाता और इस घटना की सूचना देता, तो यह निश्चित रूप से सम्राट शुनवु को चिंतित कर देता। उसे चिंता थी कि इससे उसके परिवार को खतरा हो जाएगा। इसलिए हे झिरन ने निर्णायक रूप से अपने सिर को कसकर लपेटने के लिए एक हेड रैप खरीदा। मशीन गन पकड़कर उसने मो जियुए की स्थिति का सटीक पता लगाने के लिए हमलावरों की लाशों के निशान का पीछा किया। हे झिरन ने आखिरकार काले रंग के हमलावरों और मो जियुए के बीच एक चट्टान के किनारे पर गतिरोध देखा। इस बिंदु पर मो जियुए के 2 सशस्त्र क्रॉसबो में तीर पहले ही खर्च हो चुके थे। वह विरोधियों को अपने हाथों से घेरने की तैयारी कर रहे थे। जब सभी हमलावरों का ध्यान मो जियुए पर केंद्रित था, तो उसका फायदा उठाते हुए हे झिरन ने एक उत्कृष्ट कटाक्ष स्थान का चयन किया। शांत और खाली घाटी में बहरा कर देने वाले विस्फोटों की एक श्रृंखला गूंज उठी। उन्होंने झिरन ने काले रंग के हमलावरों में से 4 या 5 को सफलतापूर्वक मार गिराया। साथ ही उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचने में भी कामयाबी हासिल की। काले कपड़े पहने सभी हमलावर उसकी ओर देखने लगे। मो जियुए ने उसके फिगर की भी खोज की। चाहे कुछ भी हो, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस महिला ने वास्तव में यहां तक पीछा करने की हिम्मत की है। इससे पहले कि मो जियुए उसे दूर जाने का आदेश देने के लिए कुछ कह सके, हे झिरन ने मशीन गन का ट्रिगर फिर से खींच लिया। ये सभी हमलावर मार्शल आर्ट में अत्यधिक कुशल थे। अपना सबक सीखने के बाद वे अब और अधिक सतर्क हो गए। वे व्यवस्थित ढंग से अपने ऊपर उड़ रही गोलियों से बच निकले। हालांकि कुछ और लोग सफलतापूर्वक चकमा देने में असफल रहे, फिर भी अधिकांश जीवित थे। काले कपड़े पहने कुछ लोगों ने तुरंत अधिक व्यवस्थित होने से पहले चुपचाप एक दूसरे की ओर देखा। झिरन की हरकतें बंद नहीं हुई क्योंकि उसने काले कपड़ों में लोगों पर गोलीबारी जारी रखी। उसके दबाव ने मो जियुए पर बहुत दबाव कम किया। मो जियुए ने भी उसके पक्ष में आने का अवसर लिया। काले कपड़ों वाले लोगों को हे झिरन के करीब आते देख मो जियुए ने एक भी शब्द बर्बाद नहीं किया। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और पीछे हटने के लिए अपने हल्केपन के कौशल का इस्तेमाल किया। उन्होंने झिरन ने भी काले कपड़ों में पुरुषों पर फिर से गोली चलाने का अवसर लिया। काले वस्त्र पहनने वाले पुरुषों की संख्या में तेजी से कमी आई। यह सोचते हुए कि सभी मारे गए और हत्या का यह प्रयास खत्म हो गया, एक अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो गई। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि काले कपड़े पहने कुछ लगातार लोग अभी भी पीछे से उनका लगातार पीछा कर रहे थे, जबकि आगे और भी अधिक समस्याएं सामने आ रही थी। बिना किसी संदेह के हे झिरन ने अपने स्थान से स्विस सेना का चाकू निकाला और मो जियुए को दे दिया। उसने काले कपड़ों में बचे बाकी लोगों पर अपनी बंदूक से निशाना साधना जारी रखा। अब तक दोनों एक दूसरे की ओर पीट करके सहजता से सहयोग कर रहे थे। हे झिरन ने अपनी मशीन गन से काले रंग के कुछ आखिरी लोगों को गोली मार दी, जबकि मो जियुए ने विपरीत दिशा से उड़ रहे तीरों को रोकने के लिए स्विस सेना के चाकू को लहराया। सौभाग्य से हे झिरन ने जल्द ही अपनी तरफ से काले कपड़ों वाले लोगों को निपटा दिया। जैसे ही वह मुड़ी, उसने उसे मो जियुए के पीछे खींच लिया। मेरे पीछे रहो और बाहर मत आओ। वह झिरन यहाँ मदद के लिए आया था, वह संभवतः उसके पीछे आज्ञाकारी रूप से कैसे झुक सकती थी। उसकी चेतना फिर से उसके स्थान में प्रवेश कर गई और उसने 2 बड़ी ढालें और उन्हें अपने और मो जियुए के सामने रखा। उसी समय उन हमलावरों को लुभाने के उद्देश्य से दोनों एक साथ पीछे हट गए। एक लक्ष्य होने से मो जियुए की करीबी लड़ाई और उसकी लंबी दूरी की शूटिंग दोनों अधिक केंद्रित हो गई। निश्चित रूप से काले कपड़े पहने उन सभी लोगों ने खुद को तब प्रकट किया जब वे दोनों 10 मीटर से भी कम पीछे हट गए थे। झिरन के हाथों में एक बार फिर गोलियों से भरी मशीन गन थी, जो काले लोगों की दिशा में गोलीबारी कर रही थी। हालांकि मो जियुए को नहीं पता था कि वह झिरन किस हथियार का उपयोग कर रहा था, वह यह निर्धारित कर सकता था कि उसका हथियार लंबी दूरी के हमलों के लिए उपयुक्त था। इसकी शक्ति कमजोर हो जाएगी यदि काले कपड़े पहने हुए लोग हे झिरन के लिए खतरा पैदा करने के लिए काफी करीब आ गए। उन काले कपड़ों वाले लोगों को हे झिरन के करीब आने और उन्हें खतरे में डालने से रोकने के लिए मो जियुए ने उसकी ढाल छोड़ दी और अपने हल्केपन के कौशल से सीधे उनसे उलझने के लिए ऊपर चला गया। पीछे काले कपड़े पहने लोग अब कुछ परेशान थे।
हालांकि उन्होंने फिर भी अपनी अधिक संख्या का लाभ उठाया और पीछे हटने का उनका कोई इरादा नहीं था। जैसे ही मो जियुए ने दुश्मनों को मार डाला, उसने हे झिरन की रक्षा करने के लिए भी बहुत सावधानी बरती। उसे डर था कि काले कपड़े पहने लोग उससे आगे निकल जाएंगे और उसे नुकसान पहुंचाएंगे। दोनों ने सहजता से सहयोग किया। अप्रत्याशित रूप से, जैसे ही झिरन अपने स्थान से मशीन गन निकालने ही वाली थी, काले कपड़े पहने 3 लोग अचानक उसके पीछे कहीं से आ गए। काले कपड़े पहने लोगों ने तुरंत हे झिरन को घेर लिया। इस स्थिति का सामना करते हुए, यदि हे झिरन ने मशीन गन का उपयोग जारी रखा, तो यह अपने स्वयं के विनाश की तलाश के बराबर होगा। रणनीति बदलने के लिए, हे झिरन ने निर्णायक रूप से अपनी मशीन गन को उसी स्विस सेना के चाकू से बदल दिया जो मो जियुए के पास था। 3 काले कपड़े पहने विशेषज्ञों का सामना करते हुए, वह केवल झिरन से बच सकता था। जब उसने मो जियुए को अपने सामने काले कपड़े पहने लोगों से निपटने के बाद उसे बचाने के लिए दौड़ते हुए देखा, तो उसके सामने 3 काले कपड़े पहने लोगों ने हे झिरन को चट्टान के किनारे पर जाने के लिए मजबूर किया। यदि वह एक और कदम पीछे हटती, तो उसे तुरंत टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता। काले कपड़े पहने लोग स्वाभाविक रूप से ऐसा मौका जाने नहीं देंगे। हे झिरन पर उनके हमले और भी भयानक हो गए। उन्होंने झिरन ने मो जियुए की दूरी का अनुमान लगाया। अपने शानदार किंगों के साथ भी शायद वह उसे बचाने के लिए समय पर नहीं पहुंच पाएगा। काले कपड़े पहने लोगों द्वारा छुरा घोंपने के बजाय वह चट्टान से कूद सकती है। अपनी जगह के साथ उसके पास जीवित रहने का अच्छा मौका होगा। अपने पतन को रोकने के लिए कुछ करने के लिए हे झिरन बाहर चला गया। चट्टान पर गिरने से ठीक पहले काले कपड़े पहने एक व्यक्ति को अपने चेहरे पर आते देख वह बच नहीं पाई। उसकी सेना का चाकू उसके प्रतिद्वंद्वी की छाती में गहराई तक घुस गया। फिर उसका शरीर भी तेजी से पीछे की ओर झुक गया। यह देखकर मो जियुए की आंखें लाल हो गईं। नहीं, जैसे ही वह बोल रहा था, मो जियुए की आकृति भी काले कपड़े पहने लोगों के पास से उड़ गई और उसके पीछे कूद पड़ी। मो जियुए ने अपना सिर नीचे की ओर झुकाया, लगातार अपना दाहिना हाथ हे झिरन की ओर बढ़ाया, साथ ही अपनी आंतरिक ऊर्जा को चरम तक प्रसारित किया। उसे आशा थी कि वह चट्टान से गिरने से पहले उसे पकड़ लेगा। जिस क्षण हे झिरन ने चट्टान से छलांग लगाई, उसने पहले ही तय कर लिया था कि एक बार जब वह कुछ दूरी तक गिर जाएगी और पुष्टि कर लेगी कि काले कपड़े पहने लोगों की दृष्टि उसे नहीं देख सकती है, तो वह सबसे तेज गति से अपने स्थान में प्रवेश करेगी। फिर वह तेजी से अंदर और बाहर जाती थी जब तक कि जमीन तक की दूरी उसके लिए नीचे कूदने के लिए सुरक्षित न हो जाए। अप्रत्याशित रूप से, जैसे ही वह अपने स्थान में प्रवेश करने वाली थी, जब उसने ऊपर नजर डाली, तो उसने मो जियुए को देखा जो उसके पीछे कूद गया था। वह झिरन स्पष्ट रूप से जानता था कि मो जियुए के क्विंगो के साथ भी लापरवाही से इतनी ऊंचाई से कूदने से शायद उसके बचने की संभावना कम होगी। क्या वह खुद को मरवाने की कोशिश कर रहा था? उसके बारे में संदेह की कोई गुंजाइश न छोड़ते हुए, मो जियुए को जीवित रखने के लिए, जिस क्षण उसने उसके फैले हुए हाथ को छुआ, हे झिरन ने उसके विचारों को स्थानांतरित कर दिया और उन दोनों को अपने स्थान में ले आया। दृश्य अचानक बदल गया। मो जियुए तुरंत सतर्क हो गए, यहां तक हमला करने के लिए तैयार मुद्रा भी अपना ली। हालांकि जब उसने देखा कि हे झिरन उसके सामने है, तो उसने तुरंत अपनी हरकतें वापस ले ली। राष्ट्रीय खजाने की वस्तुओं से भरी जगह और उसके सामने अपरिचित हर चीज को देखकर मो जियुए को यह भी नहीं पता था कि क्या पूछना है। चूंकि हे झिरन ने उसे अपने साथ लाने का फैसला किया था, वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि उसका स्थान अब मो जियुए के लिए एक रहस्य नहीं रहेगा। जैसे ही वह सोच रही थी कि मो जियुए को कैसे बातें समझाई जाएं, उसने अचानक अपने पेट के निचले हिस्से को पकड़ लिया और मुंह से खून निकाल दिया। मो जियुए का शरीर सीधा पीछे की ओर झुका हुआ था। वह झिरन तुरंत उसका समर्थन करने के लिए पहुंच गया। डॉक्टर के अनुभव से वह जानती थी कि उसकी चोट गंभीर होगी। बहुत ज्यादा सोचने का समय नहीं था। उसने झिरन ने अपनी कुछ हद तक खून से सनी आंखें मली और मो जियुए के घावों पर सर्जरी करने की तैयारी करने लगी। उसने मो जियुए के सारे बाहरी कपड़े उतार दिए। सफेद अंतःवस्त्र पहले ही लाल रंग में रंगे जा चुके थे। उसने झिरान ने बिना किसी हिचकिचाहट के मो जियुए को पूरी तरह से नग्न कर दिया। यहां तक अपने पिछले जीवन में अनगिनत घायल लोगों को देखने के बाद भी वह मो जियुए के घावों से अवाक रह गई थी। उनका शरीर ठीक लग रहा था, केवल कुछ बाहरी चोटें थीं जिससे किसी भी आंतरिक अंग को नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन उसके पेट के साथ मामला अलग था। न केवल त्वचा और मांस फटा हुआ था, बल्कि उसके आंतरिक अंग भी स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। उसने झिरन को बेवजह दिल का दर्द महसूस हुआ। इतनी भारी चोटें झेलने के बाद भी वह कैसे डटा रहा, और उसे बचाने के लिए स्वेच्छा से एक चट्टान से कूद जाना।
क्या यह सिर्फ मौत की तलाश नहीं थी? बहुत ज्यादा महसूस करने का समय नहीं था। उसने झिरन ने अपनी कुछ हद तक खून से लथपथ आंखें मली और मो जियुए के घावों को सिलने की तैयारी करने लगी। 3 घंटे बाद हे झिरन ने आखिरकार मो जियुए के पेट की सबसे गंभीर चोट का इलाज किया। फिर उसने उसके अभी भी एनेस्थीसिया के तहत होने का फायदा उठाया और उसे आईवी से जोड़ने से पहले उसके बाकी घावों पर टांके लगा दिए। मो जियुए के शरीर पर खून का धब्बा देखकर हे झिरन ने भी उसे पूरी तरह से साफ करने में मदद की। अपने पिछले जीवन में उसने अनगिनत पुरुष रोगियों को देखा था, इसलिए उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ, वह बस सभी को एक जैसा देखती थी। हालांकि मो जियुए का सामना करते हुए वह नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन वह बेवजह शर्मा जाती थी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता था। उसकी आंखें जानबूझकर कुछ क्षेत्रों से भी बचती थीं। व्यस्तता की अवधि के बाद अनजाने में 5 घंटे बीत गए। मो जियुए को भी धीरे धीरे होश आ गया। आंखें खोलने के तुरंत बाद सबसे पहली चीज जिस पर उसकी नजर पड़ी, वह चमकदार चमकदार छत की रोशनी और शेल्फ पर कुछ पारदर्शी बोतलें थीं। वह झिरन जल्दी से नहाने के लिए बाथरूम में गया था। यह महसूस करते हुए कि मो जियुए जागने वाला है, वह उसे देखने के लिए उसके पास आई। मो जियुए अभी भी कुछ हद तक कमजोर थे। उसने बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोला, लेकिन उसकी आंखें कसकर उसे देखती रहीं। वह जीरन जानता था कि वह अपने दिल में क्या सोच रहा है। यह जानने की इच्छा के अलावा और कुछ नहीं था कि यह स्थान कहाँ है। चूंकि उसने मो जियुए को लाने का फैसला किया था, वह पहले से ही कुछ सच्चाई को स्पष्ट रूप से प्रकट करने के लिए तैयार थी। तुम्हारी चोटें गंभीर हैं। हिलना मत। बस मेरी बात सुनो। मो जियुए ने उसे जारी रखने का संकेत देने के लिए पलकें झपकाईं। यह वह जगह है जो मुझे संयोग से तब मिली जब मैं छोटा था। पहले तो मैं भी बहुत डरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इससे परिचित होने के बाद मुझे पता चला कि यह जगह स्वर्ग के बेहद विपरीत है। थे झिरन ने झूठ से शुरुआत की और मो जियुए को अपने स्थान के कुछ उपयोग और लाभों के बारे में समझाया। मेरे चिकित्सा कौशल भी यही सीखे गए। और जब मैं राष्ट्रीय खजाने से चीजें चुराता था, तो मैं उन्हें अपने स्थान पर भेज देता था। इसके अलावा इस क्षेत्र में सेल फोन नाम की भी कोई चीज है जिसका उपयोग कई ऐसी चीजें खरीदने के लिए किया जा सकता है जो बाहर उपलब्ध नहीं है। वह झिरन लगातार बातें करता रहा। संक्षेप में, एक प्रवासी के रूप में अपनी पहचान छुपाने के अलावा, वह मूल रूप से अपने स्थान के रहस्यों के बारे में मो जियुए से कुछ भी छिपाकर नहीं रखती थी। मो जियुए पहले तो चौंक गए। आखिरकार उसने जो बातें कही वे बहुत काल्पनिक थी। हालांकि पहली बार प्रवेश करने के बाद उन्होंने जो राष्ट्रीय खजाने की वस्तुएं देखी, उन्हें याद करते हुए उन्होंने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। यदि उनमें ऐसी स्वर्ग विरोधी क्षमताएं नहीं होती, तो वह राष्ट्रीय खजाना कैसे खाली कर सकती थी? कोई केवल यही कह सकता है कि इस विस्तृत संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। थे झिरन के सभी स्पष्टीकरणों को सुनने के बाद मो जियुए ने बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोला। आपका स्थान स्वर्ग के बहुत खिलाफ है। भविष्य में खुद को बेहतर ढंग से सुरक्षित रखने के लिए आप किसी और को इसके बारे में बताने नहीं दे सकते। वह झिरन ने स्वाभाविक रूप से इस मुहावरे को समझा कि खजाना रखने से विनाश होता है। मो जियुए को अंदर लाने के दो कारण थे। एक तो अपनी जान बचाना था। दूसरी बात यह थी कि जिस क्षण मो जियुए ने उसके पीछे चट्टान से छलांग लगाई, उसने उसकी सच्ची भावनाओं को देखा और मो जियुए का उसके प्रति रवैया भी स्पष्ट रूप से देखा। उसकी खातिर सब कुछ करने को तैयार होने के कारण, चाहे उसके प्रति मो जियुए की भावनाएं पारिवारिक प्रेम, दोस्ती या रोमांटिक प्यार थी, वह झिरन यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि मो जियुए उसकी परवाह करता था। यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि मो जियुए भरोसेमंद थे। इसलिए मो जियुए को अपने सारे राज बताने के बाद हे झिरन को बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं हुआ, इसके विपरीत उसे बहुत आराम महसूस हुआ। कम से कम अगर वह भविष्य में अंतरिक्ष से कुछ आपूर्ति लेना चाहती है, तो उसकी मदद के लिए कोई जानकार व्यक्ति होगा। मो जियुए ने अपने शरीर पर ध्यान देने से पहले अपने विचारों को शांत किया। उसका शरीर बर्फ सफेद कंबल से ढका हुआ था और उसे महसूस हो रहा था कि वह इस समय पूरी तरह से नग्न है। यह सब महसूस करते हुए मो जियुए का शरीर अकड़ गया। उनकी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि हे झिरन ने उन्हें पूरी तरह से देख लिया था। अपनी शादी की रात हे झिरन द्वारा अपनी पट्टियां बदलने के दृश्य को याद करते हुए, यह आज के इस पूर्ण दृश्य से बिल्कुल अतुलनीय था। वह झिरन इस समय मो जियुए के आंतरिक विचारों से अनजान थी, क्योंकि वह हाथ में दवा की बोतल लेकर उसकी आईवी ड्रिप बदलने की तैयारी कर रही थी। अप्रत्याशित रूप से मो जियुए के अचानक वाक्य ने उसके हाथ से बोतल लगभग गिरा दी। आपने मेरा पूरा शरीर देखा है, इसलिए आपको मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। जैसे ही उसने खुद की ओर इशारा किया, जीरन की आंखें चौड़ी हो गईं।
मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी। हालांकि मो जियुए थोड़ा शर्मिंदा दिखे, फिर भी उन्होंने अपनी खोपड़ी सख्त की और कहा, हाँ, आपको जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। जिस समय हे झिरन ने चट्टान से छलांग लगाई, उसे पहले ही अपनी भावनाओं का गहराई से एहसास हो गया था। वह पहले ही इस महिला के प्रेम में पड़ चुका था। यह जानते हुए कि छलांग में बचने की संभावना कम थी, वह फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के उसका पीछा करने लगा। उस समय उसके मन में केवल एक ही विचार था, वह इस जीवन में उसके बिना नहीं रह सकता। उनके व्यक्तित्व को देखते हुए उन्हें पहले की तरह यह कहना चाहिए था कि मैं आपकी जिम्मेदारी लूंगा। हालांकि मो जियुए ने इस बार जानबूझकर इसे उलट दिया, अपने पूरे जीवन के लिए इस महिला पर भरोसा करने के इरादे से। हे झिरन की मो जियुए के बारे में समझ से वह उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो आकस्मिक मजाक करता हो। यह देखा जा सकता है कि वह अपनी बात को लेकर गंभीर थे, लेकिन उसके कानों में यह थोड़ा अजीब लग रहा था। Shouldn't he be saying, I will take responsibility for you? इसे उल्टा क्यों किया गया? जब उसकी नजर मो जियुए के शरीर पर पड़ी, तो उसे अचानक एहसास हुआ। यह पता चला कि वह उससे जिम्मेदारी लेने के लिए कह रहा था क्योंकि उसने यह सब देखा था। यह सोचकर वह झिरन हंसना चाहता था, और वह जोर से हंस पड़ी। हा, ठीक है, मैं आपकी जिम्मेदारी लूंगा। यह देखकर कि वह गंभीर नहीं थी, मो जियुए उसके शब्दों की प्रामाणिकता के बारे में अनिश्चित थी। क्या तुम सचमुच होनहार हो? जब वह झिरन ने चट्टान से छलांग लगाई तो उसने पहले ही अपनी भावनाओं की पुष्टि कर दी थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से प्राचीन महिलाओं की तरह अलग थलग होने का नाटक नहीं करेगी। यह सच है। जब तक आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने को तैयार हैं, मैं भी जीवन भर आपकी जिम्मेदारी लेता रहूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने पहली बार मो जियुए को मुस्कुराते हुए देखा। हालांकि वह अभी भी कमजोर था, लेकिन वह मुस्कान निश्चित रूप से हजारों युवा लड़कियों को मोहित कर सकती थी। वह झिरन अच्छे मूड में था। एक आदमी की यह आंख मिचौली अब उसकी थी। मो जियुए की आईवी ड्रिप बदलने के बाद उसने झिरन ने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा और देखा कि शाम के 8 बज चुके थे। इसका एहसास हुए बिना वे दोनों लगभग पूरे दिन अंतरिक्ष में रहे थे। पहले मो जियुए की सर्जरी करने की जल्दी में हे झिरन ने अभी तक अपने वंश को धीमा करने के लिए जगह का उपयोग करने की अपनी योजना को पूरा नहीं किया था। दिन के इस समय बाहर का आकाश पहले से ही अंधेरा था। बाहर के वातावरण को स्पष्ट रूप से देखे बिना वह अपनी योजना को जल्दबाजी में क्रियान्वित नहीं कर सकी। हालांकि मो जियुए घड़ी पर समय नहीं पढ़ सका, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वे इस स्थान पर बहुत लंबे समय से रह रहे थे। हम इतने दिनों से बाहर हैं, माँ और मेरी भाभियां बहुत चिंतित होंगी। उन्होंने झिरन ने इस बिंदु पर विचार किया था, लेकिन मो जियुए की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह स्पष्ट रूप से इधर उधर ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं था। कोई रास्ता नहीं है। आपका घाव बहुत गंभीर है और आप लापरवाही से इधर उधर नहीं घूम सकते। साथ ही अब बहुत देर हो चुकी है, हम सुरक्षित रूप से चट्टान के नीचे नहीं उतर सकते, इसलिए हम कल ही दूसरे रास्ते के बारे में सोच सकते हैं। मो जियुए को भी पता था कि यह सच है, लेकिन यह सोचकर कि उसके परिवार को उसकी चिंता होगी, उसे वहां पड़े रहने में थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उस सुबह की बात करें तो जब मो जियुए और हे झिरन एक के बाद एक गायब हो गए, पेंग वांग ने अधिकारियों को दोनों साथियों की स्थिति की जांच करने के लिए प्रेरित किया। उस समय वे पहले से ही बेदम थे, 8वें बूढ़े जो की स्थिति के समान जब उसे पहले पानी में गिरने के बाद बाहर निकाला गया था। पेंग वांग को 8वें बूढ़े जो के इलाज के लिए हे झिरन द्वारा इस्तेमाल की गई सांस पुनर्प्राप्ति विधि की याद दिला दी गई। उन्होंने कुछ अधिकारियों को बुलाया और हे झिरन की पद्धति के अनुसार दोनों साथियों पर सीपीआर किया। वे थोड़ी देर के लिए व्यस्त थे, लेकिन अभी भी उनके जागने का कोई संकेत नहीं था, इसलिए पेंग वांग के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसी दिन दोनों साथियों के शवों को पास की पहाड़ी में दफना दिया गया। शोर शराबा सुनकर वनवासी भी जाग गए। मो परिवार की महिलाओं को पेंग वांग से पता चला कि मो जियुए का काले कपड़े पहने लोगों के एक समूह ने पीछा किया था और हे झिरन उसके पीछे गया था। वे चिंता से लगभग उन्मत्त हो गए थे। दुर्भाग्य से जब ऐसी घटना का सामना करना पड़ा तो वे कुछ नहीं कर सके और केवल भगवान से प्रार्थना कर सकते थे कि वे उन्हें सुरक्षित रखें और उन्हें वापस लाएं। फैंग और जी परिवार मो परिवार की महिलाओं को मनाने और सांत्वना देने के लिए आए थे, इस उम्मीद में कि वे अपने दिलों को आराम दे सकें, यह विश्वास करते हुए कि मो जियुए और हे झिरन निश्चित रूप से वापस आएंगे। पेंग वांग ने भी अपने सैनिकों को अपने मूल स्थान पर रहने और प्रतीक्षा करने का आदेश दिया, और इसलिए उन्होंने पूरे दिन इंतजार किया। इस पूरे दिन के दौरान मो परिवार की महिलाओं के चेहरे आंसुओं से धुले हुए थे। इस क्षण तक उन्होंने अभी भी मो जियुए और हे झिरन को वापस लौटते नहीं देखा था।
भले ही हर कोई इसके बारे में चुप रहा, लेकिन वे सभी अपने दिल में जानते थे कि दोनों संभवतः नष्ट हो गए थे। केवल बूढ़ी औरत मो को अभी भी दृढ़ विश्वास था कि उसका बेटा और बहू निश्चित रूप से वापस आएंगे। अपनी बहुओं और बेटी को रोता देख उसे खुद को संभालना पड़ा। जियुए और हेशी मरे नहीं हैं। आप सभी किस लिए रो रहे हैं? यह सुनकर सभी भाभियों ने बुढ़िया मो की ओर देखा। सबसे बड़ी भाभी ने अपना सिर उठाया और पूरी कोशिश की कि आंसू न गिरे। माँ, वे पूरे दिन के लिए बाहर गए हैं। अगर वे वापस आ सकते तो वे पहले ही आ चुके होते। हालांकि ओल्ड लेडी मो इस पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। क्या आप भूल गए, जब मेरे मो परिवार के लोग दुश्मनों को मारने के लिए युद्ध के मैदान में जाते थे, तो क्या वे भी वापस आने से पहले अक्सर कई दिनों के लिए बाहर नहीं जाते थे? तब तो कोई खबर ही नहीं थी। ओल्ड लेडी मो की बातें सुनने के बाद सभी को फिर से आशा दिखाई देने लगी और वे तुरंत खुश हो गए। माँ सही कह रही है। नौवां भाई और नौवीं भाभी इतने शक्तिशाली हैं, वे तो ठीक ही होंगे। यह सही है, वे जरूर किसी चीज में फंस गए होंगे। जब तक हम इंतजार करते रहेंगे, वे निश्चित रूप से वापस आएंगे। बूढ़ी महिला मो ने चारों ओर देखा और देखा कि उसके शब्दों ने वांछित प्रभाव प्राप्त कर लिया है। उसने निर्देश देना जारी रखा, देर हो रही है, सभी लोग वापस जाएं और आराम करें। यदि जीवे और हेशी देर रात वापस आते हैं, तो कल यात्रा करने के लिए खुद को इतना थका हुआ मत समझिए। यह सुनकर भाभियों ने अपने आंसू पोंछे और आराम करने के लिए अपने तंबू में लौट गईं। पेंग वान की ओर से उस सुबह दो भाइयों की मौत ने उन्हें भी निराश कर दिया था। साथ ही वे मो जिवे और हे झिरन की सुरक्षा के बारे में चिंतित थे, जिससे पेंग वांग की नींद अभी पूरी तरह से उड़ गई थी। पेंग वांग सभी के बीच में बैठ गया और अलाव जलाया, वहीं स्तब्ध होकर बैठा रहा। आठवें बूढ़े झू और झांग क्विंग ने यह देखा और उसका साथ देने के लिए आगे बढ़े। झांग क्विंग हमेशा स्पष्टवादी थे और उनके मन में जो भी आता था वह कह देते थे। बॉस, मैं देख रहा हूं कि काले कपड़े पहने हुए सभी लोग मो जियुए के लिए यहाँ आए हैं। यह हमारे दो भाइयों के लिए दुख की बात है कि उन्हें यह अन्याय सहना पड़ा। पेंग वांग ने झांग क्विंग की ओर देखा, उसका स्वर थोड़ा कठोर था। क्या मुझे अब भी यह कहने की जरूरत है, जबकि हर कोई स्पष्ट रूप से जानता है? पेंग वांग के रवैये के कारण झांग क्विंग चुप नहीं रहे। बॉस, मो जियुए और उसकी पत्नी अभी तक वापस नहीं आए हैं, मुझे डर है कि चीजें उनके लिए अच्छी नहीं होंगी। जब उसने ये शब्द सुने तो आठवें बूढ़े झू की आंखों में पहले से ही आंसू आ गए थे। वह नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन जब उसने सुना कि हे झिरन की स्थिति खतरनाक है, तो उसके दिल में सुई चुभने जैसा दर्द हुआ। इतनी अच्छी महिला, उसे खतरा कैसे हो सकता है? सौभाग्य से अंधेरा था और न तो पेंग वांग और न ही झांग क्विंग ने उसकी आंखों के कोनों में आंसू देखे, अन्यथा पेंग वांग निश्चित रूप से उसे फिर से बुरी तरह डांटता। पेंग वांग ने आह भरते हुए कहा, पूरा दिन हो गया, अगर वे वापस आ रहे थे तो उन्हें अब तक वापस आ जाना चाहिए था। इन अनकहे शब्दों का मतलब था कि उसने फैसला किया कि हे झिरन और मो जियुए पहले ही मर चुके थे। झांग क्विंग ने आगे कहा, बॉस, यदि हाँ, तो क्या हमें कल भी अपने रास्ते पर चलते रहना होगा? पेंग वांग ने सिर हिलाया, हमने पहले ही इस मिशन में बहुत देरी कर दी है, हमें कल सुबह जल्दी निकलना होगा। मूक आठवें बूढ़े झोऊ ने सुना। जब उसने सुना कि वे कल प्रस्थान करेंगे, तो उसके हृदय में दर्द और अधिक तीव्र हो गया। बॉस, क्या हम एक दिन और इंतजार कर सकते हैं? मैं बाहर जाकर लोगों की तलाश करने की योजना बना रहा हूं। पेंग वांग ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। आग की रोशनी में आठवें बूढ़े झोऊ के चेहरे पर आंसुओं के निशान स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं थी, इस लड़के पर मिस ही का जुनून सवार था। पेंग वांग ने गहरी आह भरी, यह भी अच्छा है। मैं तुम्हें 3 दिन का समय दूंगा। चाहे तुम उन्हें पाओ या नहीं, तुम्हें हमें अवश्य पकड़ना होगा। चिंता मत करो बॉस, मैं 3 दिन के अंदर आप लोगों से मिल लूंगा। आठवें बूढ़े झोऊ को पता था कि वह पेंग वांग के शब्दों के निहितार्थ को समझ सकता है, लेकिन वह हार नहीं मानेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कैसा महसूस हुआ, वह जीरन ही था जिसने सबसे पहले उसकी जान बचाई थी। अब जबकि हे झिरन और मो जियुए अज्ञात भाग्य के थे, अगर वह इसी तरह जारी रहा तो वह जीवन भर दोषी महसूस करेगा। बॉस, आप लोग कल भी जारी रखें, मैं उनके निशान ढूंढने के लिए रुकूंगा। पेंग वांग आठवें ओल्ड झो के स्वभाव को जानता था। वह बाहर से जिद्दी दिखता था, लेकिन एक बार उसने ठान लिया तो 10 बैल भी उसे पीछे नहीं खींच सकते थे। उन्होंने गहरी आह भरी, यह भी अच्छा है। मैं तुम्हें 3 दिन का समय दूंगा। चाहे तुम उन्हें पाओ या नहीं, तुम्हें टीम में फिर से शामिल होना होगा। चिंता मत करो बॉस, मैं 3 दिन के अंदर आप लोगों से मिल लूंगा। आठवें बूढ़े झोऊ को लगा कि 3 दिन काफी है।
उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि दो जीवित लोग यूं ही हवा में गायब हो सकते हैं। कम से कम उसे जीवित व्यक्ति को देखना था, या मृत होने पर उसकी लाश को देखना था। मो परिवार की ओर से, हालांकि सभी महिलाएं अपने अपने तंबू में लौट आई थी, लेकिन उनमें से एक भी सो नहीं पाई। खासकर बूढ़ी महिला मो। दूसरों के सामने उसने अपना दुख दिखाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि एक बार जब वह गिर गई तो इन लोगों के पास रीढ़ की हड्डी नहीं रह जाएगी। अब गहरी रात में वह अपने तंबू में बैठी समय समय पर बाहर देखती रही, इस उम्मीद में कि कोई चमत्कार होगा और उसका बेटा और बहू सुरक्षित लौट आएंगे। मो हनियो उठ गया और बूढ़ी महिला मो की बाहों में लिपट गया। माँ, नौवा भाई और नौवीं भाभी हमें नहीं छोड़ेंगे। बूढ़ी औरत मो ने प्यार से अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा। वे निश्चित रूप से वापस आएंगे। अंतरिक्ष में मो जियुए और हे झिरन भी जाग रहे थे। आज की हत्या के प्रयास के बारे में सोचते हुए, अगर मो जियुए के पास भी उसकी तरह मशीन गन होती और वे दोनों एक ही समय में दूर से गोली चलाते, तो शायद मो जियुए गंभीर रूप से घायल नहीं होती और उसे चट्टान से कूदने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। इसलिए हे झिरन ने मो जियुए को उन आग्नेयास्त्रों का उपयोग करना सिखाना आवश्यक समझा। यदि उन्हें भविष्य में इसी तरह के खतरों का सामना करना पड़ा, तो उनके पास जीवन बचाने का एक और तरीका होगा। हे झिरान को अजीब धातु के उपकरणों का एक बड़ा ढेर लाते देखकर मो जियुए तुरंत उत्साहित हो गया। उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्हें उसने पहले ही हे झिरन का उपयोग करते देखा था, इसलिए वे अपरिचित नहीं थे। क्या ये सब आपके हथियार हैं? उसने झिरन ने सबसे पहले वह मशीन गन निकाली जो उसने आज इस्तेमाल की थी। इसे मशीन गन कहा जाता है। यह लगातार फायर कर सकती है। यह तब उपयुक्त है जब कई दुश्मन हो। बोलते समय उसने मो जियुए को दिखाया कि मशीन गन का उपयोग कैसे किया जाता है और चरण दर चरण गोलियों को कैसे लोड किया जाता है। जो युद्ध क्षेत्र का अनुभवी था, उसके लिए ऐसे हथियार को देखना किसी बड़े खजाने को देखने जैसा था, बहुत रोमांचक। मो जियुए उठना चाहते थे और हे झिरन की नकल करना चाहते थे, मशीन गन पकड़कर उसकी तुलना करना चाहते थे, लेकिन उनके शरीर पर इतने सारे घावों के कारण थोड़ी सी भी हरकत भी नरक की तरह दर्द कर रही थी। मो जियुए की दर्दनाक अभिव्यक्ति को देखकर झिरन ने तुरंत अपनी हरकतें रोक दी। अब आप हिल नहीं सकते। ये बहुत सारी मशीन गन है। जब आप ठीक हो जाएं, तो बेझिझक एक को अपने साथ खेलने के लिए ले जाएं या शिकार के लिए भी इस्तेमाल करें। मुझे परेशानी नहीं होगी। वह झिरन वास्तव में व्यथित महसूस नहीं करेगा। आज काले कपड़ों में उन लोगों का सामना करते हुए, जब उसकी मशीन गन की गोलियां खत्म हो गईं, तो वह पुनः लोड करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह अपनी जगह से एक नई मशीन निकाल लेती थी। परिणामस्वरूप अब उसके क्षेत्र में 10 से अधिक एक जैसी मशीनगनें थीं। मो जियुए को व्यक्तिगत रूप से यह महसूस न कर पाने पर थोड़ी निराशा हुई कि मशीन गन पकड़ना कैसा होता है। लेकिन वह यह भी जानता था कि उसके घाव बहुत गंभीर थे और उसे बहुत जल्दी व्यायाम नहीं करना चाहिए। हम सहमत हैं, मेरे ठीक होने के बाद आपको मुझे इनमें से एक मशीन गन देनी होगी। झिरन को उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी उसके क्षेत्र में हथियारों से इतना प्यार करेगा कि उसका लहजा कुछ हद तक बचकाना हो जाएगा। खुश होकर लेकिन प्रभावित भी हुई, उसने फिर से स्नाइपर राइफल निकाल ली। इसे स्नाइपर राइफल कहा जाता है। इसकी विशेषताएं उच्च सटीकता और लंबी दूरी की हत्याओं के लिए उपयुक्त है। फिर उसने अति सुंदर छोटी छोटी पिस्तौल निकाली। यह आत्मरक्षा के लिए इधर उधर ले जाने के लिए उपयुक्त है। और यह एक ट्रैंक्विलाइजर गन है जो लोगों को अस्थायी रूप से बेहोश कर सकती है। यदि आप किसी को जीवित पकड़ना चाहते हैं तो इसका उपयोग करें। मो जियुए जितना अधिक सुनता गया, उसकी दिलचस्पी उतनी ही अधिक बढ़ती गई। यदि ये हथियार अतीत के युद्ध क्षेत्रों में होते तो इतने सारे भाई बहन नहीं मरते और घायल नहीं होते। हालांकि वह अपने दिल में स्पष्ट रूप से जानता था कि हे झिरन के हथियार बहुत असाधारण थे और उन्हें बहुत अधिक दिन का उजाला नहीं देखना चाहिए था। खासतौर पर तब जब वह अब ड्यूक ऑफ प्रोटेक्शन नहीं थे। भविष्य के युद्ध क्षेत्रों का अब उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हे झिरन के हाथों में इन हथियारों के साथ उसकी सुरक्षा अधिक आश्वस्त होगी। यह सब देखने के बाद हे झिरन ने खुशी से चिकित्सा कक्ष में एक बड़ा कार्डबोर्ड बॉक्स खोजा, जिसके अंदर 10 हथगोले थे। वह नहीं जानती थी कि उन्हें चिकित्सा कक्ष में किसने रखा था। अगर उसे पहले पता होता तो उसे उन काले कपड़ों वाले पुरुषों से निपटने में इतनी परेशानी नहीं होती। सौभाग्य से वह और मो जियुए दोनों सुरक्षित बच गए। चाहे कुछ भी हो, उसके स्थान पर एक और अत्यधिक घातक हथियार होना अच्छी बात थी, जो भविष्य में अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करते समय निश्चित रूप से देर सबेर काम आएगा। उसने मो जियुए को दिखाने के लिए एक ग्रेनेड निकाला। इसे हैंड ग्रेनेड कहा जाता है।
इसमें 4000 स्टील की गेंदें होती हैं जो एक विस्फोट में हर जगह गिरे हुए फूलों की तरह फट जाती हैं और दुश्मनों को तुरंत मार सकती हैं। इसके बारे में सोचे बिना ही मोजियुए को पता था कि यह एक क्षेत्र पर हमला करने वाला हथियार था। उसे नफरत थी कि उसके घाव तुरंत ठीक नहीं होते थे ताकि वह इन हथियारों की शक्ति को देख सके। अपनी चोटों के बारे में सोचते हुए मोजियुए वास्तव में हे झिरन के प्रति आभारी थे। अन्यथा उसे नहीं पता था कि वह अब भी जीवित रहेगा या नहीं। जैसे ही वह हे झिरन के प्रति चुपचाप आभारी था, उसे अचानक अपने पेट के निचले हिस्से में जकड़न महसूस हुई। उसने देखा कि हे झिरन ने हथगोले का एक डिब्बा निकाला और उठने के लिए संघर्ष किया।